हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सी एस साकिब धिड़िया। तो डियर, आज हम आपके साथ सी ए आई पी सी आई टी सिम की जो आर टी पी इशू ही है फॉर द नवंबर 2020 एग्जाम्स, उस आर टी पी का डिस्कशन करेंगे। इसमें दो केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं और इसमें कुछ और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं और साथ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारे की सारी कुछ हम आपके साथ वी विल सी। हाँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपको और भी चीज़ें करनी होती हैं। एक दो छोटी छोटी बातें और, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं। हमने डियर आपके लिए केस सिनारियो से डील करती हुई एक किताब इशू की है, एक बुक इशू की है। अगर आपने अभी तक उस किताब को डाउनलोड नहीं किया तो आप जाके डियर गूगल प्ले स्टोर से या आप हमारी वेबसाइट या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात, चूंकि आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के कि डियर मेहनत करें। अभी भी 1.5 महीने रहते हैं, स्टिल देयर आर 1.5 मंथ्स। कोशिश करें एग्जाम निकल जाए, नए सिलेबस में जाके ये इंटर ना पढ़ना पड़े, बस इतना ध्यान दें। नया सिलेबस पढ़ना है, सीए फाइनल का पढ़ें, इंटर का ना पढ़ें। अभी भी मेहनत करें, इन चक्रों में ना रहें कि क्या पता एग्जाम ही ना हो। इन ऐसी अफवाहों का बिल्कुल, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। जितना कम सोशल मीडिया पे जाएंगे, जितना कम फेसबुक पे जाएंगे डियर, उतना आपके जीवन में पीस आएगा, उतनी आपके जीवन में शांति आएगी। चलिए, आपका समय और वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा आरटीपी डिस्कशन। देखेंगे आईटी से शुरू करते हैं, सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 1 to 5 आर बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो। ओके, अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स फ्रॉम सेम बैच ऑफ कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस on the successful completion of their course decided to initiate a startup of their own। कहते हैं 5 दोस्तों ने एक स्टार्टअप प्लान किया। They launched a company with the name of Hire Me Limited, HIREME। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा Hire Me Limited अंडर द वेबसाइट www.hireme.com। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कंपनी बनाई, Hire Me के उसका मतलब नाम रखा और उसकी जो वेबसाइट बनाई वो थी hireme.com। ओके, दैट अनेबल्स सर्चिंग एंड हायरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनीज। तो इस वाली वेबसाइट के थ्रू आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनीज या सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को सर्च करके हायर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि लेट से आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कोडिंग वगैरह करवानी है, जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर चाहिए। तो अब आप वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कहाँ से लाएंगे? तो आप hireme.com में जा सकते हैं, वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हायर कर सकते हैं। ठीक है, Hireme has well adopted the concept of business process management to improve its end-to-end business processes in various stages and aims to grow their revenue quickly while controlling their cost। Hireme ने क्या किया, इन्होंने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के टूल्स को लगाया और इनको लगता है कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के टूल को यूज करके वो अपने बिजनेस प्रोसेसेस को एंड टू एंड तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अलग अलग स्टेजेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा जल्दी मतलब इंक्रीज कर सकते हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है डियर, बीपीएम जो होता है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है अपने वर्किंग को बेहतर बनाने का। और बीपीएम के 3 तरीके होते हैं, 6 सिग्मा, बीपीएम, बीपीआर और टीक्यूएम। बीपीआर हमें बिल्कुल एंड में लगाना चाहिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इट इज अ लाइक ऑफ ब्रह्मास्त्र, जिसको आपको बिल्कुल एंड में आपको यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये बीपीएम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, द वेबसाइट प्रोवाइड्स द एंटायर डिटेल्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, आर्किटेक्ट डिजाइंस एंड असाइनमेंट्स हैंडल्ड बाय दीज वेंडर्स नेशन वाइड। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि हम अपने वेबसाइट में जिन भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को हमने लिस्ट किया हुआ है, आपके वर्क से पहले उन्होंने कौन कौन से असाइनमेंट में काम किया हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने पूरे किए हुए हैं और वो किस अप्रोच के तहत डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, इनकी भी पूरी की पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पर रहती है। ताकि अगर मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी सॉफ्टवेयर कोडर को हायर करना हो तो मैं अकॉर्डिंगली देख सकूं कि इसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, ये किस अप्रोच के साथ कोडिंग करता है, इन्होंने कौन कौन से असाइनमेंट्स इन्होंने सक्सेसफुली किए हुए हैं, ताकि मेरे लिए उस सॉफ्टवेयर कोडर को, उस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी को हायर करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाए। ठीक है,
कहते हैं द needy companies can review and analyze the promising offers of these vendors through the website hireme.com and can directly contact them with their bid and for their requirement. The vendor review all the bids and select the company for further processing. मुद्दे वाली बात बस इतनी है कि लेट से आपको किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। लेट से आपको ERP बनवाना है, आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप hireme.com में जाएंगे, वहां पे ERP की रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर देंगे और अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी अमाउंट वगैरह पे करना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप कितना अमाउंट पे करेंगे, आप इन दोनों की जानकारी वहां पे दे दीजिए। जो कंपनीज या जो सॉफ्टवेयर कोडर्स ERP को कोड करने में इंटरेस्टेड हैं और आपकी दी गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने में इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी बिड को देखेंगे, अगर उनको वो पसंद आती है वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और इस तरीके से बात आगे मतलब जाएगी। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग? आगे आते हैं। DEF is an event management company that organizes the events for high profile people. ओके, तो एक कंपनी है जिसका नाम है DEF, ये हाई प्रोफाइल लोगों के लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। द कंपनी थ्रू द वेबसाइट hireme.com decided to hire a software provider Mr. X to develop a bulk alarm system for their event scheduled in different locations, for which Hireme Limited was to be paid 50,000 as service charges apart from the payment of 2 lakh to Mr. X. अच्छा, तो इन्होंने कहा कि हमें एक बर्गल अलार्म सिस्टम कोड कराना है, उसके लिए मींस वी नीड अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। ये अलार्म सिस्टम बेसिकली होता है कि लेट से कोई अनवांटेड गेस्ट अगर आपकी पार्टी वगैरह में आ गया तो इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस व्यक्ति की एक ऐसा व्यक्ति आपकी मतलब पार्टी में आ गया जिसको इन्विटेशन नहीं थी। तो उस वाले प्रोजेक्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग है वो करनी है मिस्टर एक्स को, और DEF ने इन्हें हायर किया है थ्रू Hireme के थ्रू, और कुल मिला के इनको 2.5 लाख रुपए देने हैं, 50,000 रुपए इनको पे करने हैं DEF को पे करने हैं Hireme को, और 2 लाख रुपए इन्हें पे करने हैं मिस्टर एक्स को, जो कि इनके लिए सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे। ओके, आगे आते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट DEF released the payment of 50,000 and 2 lakh to Hireme and Mr. X respectively through the net banking. उन्होंने कहा कि जैसे हमारा काम हो गया हमने इन दोनों को पेमेंट रिलीज कर दिया। दो मिस्टर एक्स रिसीव्ड हिज पेमेंट ड्यू टू सम टेक्निकल snag. The bank statement of Hireme Limited did not reflect the said amount of 50,000 credited to his account. This is very important to note. हमने कहा कि साहब हमने ना 2.5 लाख रुपए एक साथ 2 लोगों को भेजे थे। 50,000 रुपए हमने मिस्टर एक्स को भेजे थे, सॉरी 50,000 रुपए हमने Hireme को भेजे थे और 2 लाख रुपए हमने मिस्टर एक्स को भेजे थे। मिस्टर एक्स के तो पैसे वहां पे पहुंच गए, 50,000 रुपए Hireme वाले बैंक अकाउंट में शो नहीं कर रहे, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब हमारे अकाउंट से 50,000 रुपए जो है वो मिस्टर Hireme के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। तो अगेन इस चीज को हम लोग आगे आपके साथ चल के देखेंगे। रीड द अबव केस सिनेरियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वी नो दैट Hireme Limited adopted business process management to improve their end-to-end business process. ठीक बात है। Identify the phase from the following phases of BPM life cycle where Hireme Limited evaluated the potential solutions to meet its business process modeling. अच्छा, अगर आपको याद हो डियर तो BPM के फेजेस में, लाइफ साइकिल के फेजेस में 5 फेजेस हुआ करते थे। सबसे पहले एनालिसिस, देन डिजाइन, देन इम्प्लीमेंट, देन रन एंड मॉनिटर, और फाइनली ऑप्टिमाइज। अगर लेट्स से हमें BPM सॉल्यूशंस अगर हमें BPM सॉल्यूशंस की तरफ जाना है तो हमें इन 5 स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता था। सबसे पहले एनालाइज, देन डिजाइन, देन इम्प्लीमेंट, देन रन एंड मॉनिटर, और फाइनली ऑप्टिमाइज। सबसे पहला सवाल बनता है कि ये फेजेस क्या थे। एनालाइज क्या था? लेट्स से अभी हम कुछ कर रहे हैं, हमें इसे बेहतर करना है, तो इसके लिए हम BPM इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल बनता है कि आप जो एग्जिस्टिंग में कर रहे हैं,
जब आप नए सिस्टम में जाएंगे तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, इसके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को देखना पड़ेगा, और आप नए सिस्टम से क्या क्या चाहते हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स यू आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। आर यू गाइस गेटिंग? तो जैसे आपको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में कमियां पता चल गई और आपको प्रपोज्ड सिस्टम से उसकी रिक्वायरमेंट पता चल गई कि हमें प्रपोज सिस्टम से क्या चाहिए, अब आप क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स को इवेल्युएट करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स को इवेल्युएट करेंगे और उस मॉडल को सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके सॉल्यूशन को मीटअप कर पाता है। मींस यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, यू आर डिजाइनिंग। लेट्स से आपने 4 ऑल्टरनेट्स को एनालाइज किया और आपने 4 ऑल्टरनेट्स के बाद आपने फाइनली लेट्स से ऑल्टरनेट 3 को चूज कर लिया। इसको चूज करने के बाद इसे इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के बाद इसे रन एंड मॉनिटर करेंगे, फाइनली इसे और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, मींस ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एनालाइज किया, देन वी हैव डिजाइन, देन वी हैव इंप्लीमेंटेड, रन एंड मॉनिटर, ऑप्टिमाइज। ठीक बात है। ओके, क्वेश्चन हमने पूरा नहीं पढ़ा शायद। आइडेंटिफाई द फेज फ्रॉम द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बीपीएम लाइफ साइकिल वेयर हायरमी लिमिटेड इवैल्यूएटेड द पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू मीट इट्स बिजनेस मॉडलिंग। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा फेज है जहां पे आपने इवेल्युएट किया है पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू मीट इट्स बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हायरमी ने अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया, इसके बाद ये इवेल्युएट कर रही है अलग अलग सॉल्यूशंस ताकि उनमें से कोई एक सॉल्यूशन को चूज करके इंप्लीमेंट कर सके। मतलब एनालिसिस का फेज हो गया और इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने कुछ चूज करना है। एनालिसिस के बाद, इंप्लीमेंटेशन के पहले क्या बचा, डिजाइन। मींस अभी हम कहां पर खड़े हैं, डिजाइन फेज में। डिजाइन फेज के बाद जैसे हमने उसे चूज कर लिया, फिर हम उसे क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट, देन रन एंड मॉनिटर और फाइनली ऑप्टिमाइज। आर यू गाइस गेटिंग? तो अभी हम कहां पर हैं, डिजाइन फेज में। इसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने शायद इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है, शायद इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है डियर, वो आंसर में थोड़ा सा इशू है। आपको अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, इंस्टीट्यूट से कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है। अभी हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जो कि आपके सिलेबस का ही नहीं है, वो EI सिस्टम वाले एसएम का है, आपको एज इट इज उठा के दे दिया। तो डियर अगेन ऐसे मतलब इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल डेवलपिंग द बर्गल अलार्म सिस्टम फॉर इट्स क्लाइंट DEF, चलें, मिस्टेक्स फॉलोड ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, इन्होंने वो सारे के सारे फेजेस मतलब यूज किए जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होते हैं। विच फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल विल प्रोवाइड एन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ विल द न्यू सॉल्यूशन पुट इनटू इफेक्ट, हाउ विल द न्यू सॉल्यूशन पुट, मुझे बताएंगे। आपने मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आपने नया सिस्टम बना लिया, न्यू सिस्टम इज रेडी, बट डियर देयर इज ऑलरेडी अ एग्जिस्टिंग सिस्टम रनिंग। न्यू सिस्टम इज रेडी बट देयर इज ऑलरेडी अ एग्जिस्टिंग सिस्टम रनिंग। सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, सर हिंदी में, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती ये है कि हम इस एग्जिस्टिंग सिस्टम जो रन हो रहा है इस फेज में हम कैसे नए सिस्टम को यहां पे इंप्लीमेंट करें, कैसे हम इस नए सिस्टम में स्विच ओवर करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जिस्टिंग से नए में जाने के चक्कर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें कि यार एग्जिस्टिंग का स्विच ऑफ कर दो, नए की तरफ चले जाओ। नए में जाने में 6 महीने लगेंगे, 6 महीने तक बिजनेस नहीं हुआ तो क्या हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है। बिजनेस को 1 दिन का भी नहीं, 1 घंटे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें एग्जिस्टिंग से नए में स्विच ओवर करना है, मींस हमें इंप्लीमेंटेशन करना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको याद हो डियर, तो एग्जिस्टिंग से नए में इंप्लीमेंट करने के हमारे पास 4 तरीके होते थे। एक होता था डायरेक्ट चेंज ओवर, एक होता था मींस पैरेलल कन्वर्जन, एक होता था पायलट कन्वर्जन और एक होता था डियर फेस्ड कन्वर्जन। तो आप इनमें से चारों में से कोई भी रास्ता आप चूज सकते हैं। मींस आपको देखना है कि आपने जो नया सिस्टम बना लिया, अब उस नए सिस्टम को पुराने की जगह इंप्लीमेंट कैसे करना है उस पुराने के प्लेस में। आई होप आपको बात समझ आई। In purview of the case scenario, what do you think the e-commerce model that is adopted by HireMe Limited? E-commerce model HireMe Limited. HireMe क्या करता है? HireMe बेसिकली क्या करता है, वो दो लोगों के बीच में वो लिंकेज का काम करता है। दो लोगों के बीच में वो लिंकेज का काम करता है। कौन से दो लोगों के बीच में?
सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को हायर कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को हायर कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली आवर बिजनेस। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो सिचुएशन होती है जहां पे एक कंज्यूमर, एक फाइनल कंज्यूमर दूसरे फाइनल कंज्यूमर को कुछ सेल कर रहा होता है। ये यहां पे केस नहीं है। कंज्यूमर टू बिजनेस अगेन यहां पे नहीं है। बिजनेस टू एम्प्लॉय का यहां पे इशू नहीं बनता। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। तो डियर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर तब होता है जब एक फाइनल कंज्यूमर दूसरे फाइनल कंज्यूमर को सेल करे। कंज्यूमर टू बिजनेस तब होता है जब एक फाइनल कंज्यूमर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज वगैरह सेल कर रहा होता है। बिजनेस टू एम्प्लॉय का तो यहाँ पे मामला नहीं है। बिजनेस टू कंज्यूमर ये होता है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक कंज्यूमर को अपनी गुड्स और सर्विसेज अपनी सेल कर रहा होता है। आगे आते हैं। द सिचुएशन इन विच अ फिक्स्ड अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम DEF's अकाउंट बट वाज नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ हायरमी लिमिटेड, द ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। अगर आपको याद हो डियर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक सिस्टम है जिसका नाम है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS। और TPS की तरह से क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 चीजों को आपको इंश्योर करना पड़ता है, 4 चीजों को। और वो चारों नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। एक का नाम होता है आइसोलेशन, दूसरे का नाम है कंसिस्टेंसी, तीसरे का नाम है ऑटोमेसिटी, चौथे का नाम है ड्यूरेबिलिटी। अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है कि एक बार अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो उस ट्रांजेक्शन को आप अंडू नहीं कर सकते। मींस एक बार अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो उसके इफेक्ट को आप मतलब ये खत्म नहीं कर सकते। अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो गया मतलब क्या? अगर एक बार ट्रांजेक्शन 100% कंप्लीट हो। ऑटोमेसिटी कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, लेट्स से ट्रांजेक्शन 50% कंप्लीट हो गया, या फिर मान लीजिए ट्रांजेक्शन 80% कंप्लीट हो गया और 20% जो है वो ट्रांजेक्शन अटक गया ड्यू टू एनी रीजन, तो ट्रांजेक्शन को आपको स्क्वायर ऑफ करके आपको उसको कहां ले आना पड़ेगा? 0 में ले आना पड़ेगा और आपको ट्रांजेक्शन खत्म करना पड़ेगा। मीन्स उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को आपको नलिफाई करना पड़ेगा। सर एक बात बताएं, 100% ट्रांजेक्शन होना था, 80% हो गया तो क्या हो गया? 20% तो नहीं हुआ, 80% से काम चला लो? नहीं डियर, ऐसा नहीं। या तो ट्रांजेक्शन 100% होगा या ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इधर द ट्रांजेक्शन वुड बी 100% और नॉट एट ऑल। कंसिस्टेंसी कहता है कि आपका जो भी TPS है वो सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स के तहत काम करेगा, और आइसोलेशन का मतलब है कि आपका जो TPS है वो सेक्लूजन में या आइसोलेशन में काम करेगा, और किसी ट्रांजेक्शन का मल्टीपल इफेक्ट आना है तो वो साइमल्टेनियसली उसका मल्टीपल इफेक्ट देगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे अकाउंट से 2.5 लाख रुपए चले गए, हमारे अकाउंट से 2.5 लाख रुपए चले गए, मिस्टर एक्स के अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, हायरमी के अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ट्रांजेक्शंस यहां पे होने थे। हमारे अकाउंट से 2.5 लाख रुपए डेबिट, हमारे अकाउंट से 2.5 लाख रुपए डेबिट, वो तो हो गया। मिस्टर एक्स के अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट, वो भी हो गया। हायरमी के अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ऑफ द ट्रांजेक्शन हुआ। तो मुझे बताएं, अगर 2/3 ऑफ द ट्रांजेक्शन हुआ, 1/3 लास्ट का नहीं हुआ, तो TPS का कौन सा फीचर वो इसे ये कहता कि यार 2/3 हुआ, 1/3 नहीं हुआ, तो एक काम का ट्रांजेक्शन को स्टार्टिंग से कर, मींस ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से कैंसिल करके दोबारा से क्लाइंट को इनिशिएट करने को बोल। ऑटोमेसिटी, और चूंकि यहां पे ऐसा नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन जो है वो 2/3 होकर रह गया, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोमेसिटी का जो फीचर है वो यहां पे फेल हो गया। अगर ये अच्छा TPS होता, अगर ये एक आइडियल TPS होता, तो ये क्या करता बेसिकली, ये जैसे इसको ये पता चलता कि ओनली 2/3 ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड, इस पूरे ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ करता, कैंसिल करता, और आपको कहता, मतलब DEF को कहता कि यार DEF फिर से सारे के सारे मतलब डिटेल्स को एंटर करें, हम फिर से ट्राई करेंगे। लेट्स से फिर से अगर नहीं हुआ तो अगेन हो सकता है कि कोई मतलब सर्वर वगैरह का इशू होता, तो आपको वो शो करता कि प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम देयर इज सम टेक्निकल एरर। आप ये नहीं कर सकते कि आपने हमारे अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए, एक पार्टी के अकाउंट में आपने मतलब 2 लाख रुपए भेज दिए, एक और पार्टी के अकाउंट में आपने 50 रुपए नहीं भेजे। ये नहीं हो सकता। यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? आगे आते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक COVID-19, मिस्टर एक्स शेड्यूल्ड मेनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस with his team member to discuss on the work in progress regarding development of बगल अलार्म सिस्टम for its client DEF। की बात है कि साहब हमें एक अलार्म सिस्टम बनाना था, तो हम फेस टू फेस तो मीटिंग कर नहीं सकते थे, तो हमने ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम किया। The hardware, storage, servers and infrastructure were provided to Mr. X and his team member by cloud computing service providers on pay as you use।
हमने कहा कि जो भी हमें चाहिए था उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने ना क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस इस्तेमाल कर ली। और डियर हमने ना क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक रिवीजन वीडियो डाला है। बेसिकली वो वीडियो EIS के लिए, बट स्टिल अगर आप उसको देखें तो आपको बहुत कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ में आएगा। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्लाउड प्रोवाइड्स स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थ्रेट अगेंस्ट थ्रेट एंड हैकर्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉल्स, Once we register ourselves in the cloud, we can access the information from anywhere। ये बात तो सही है, आप अपना कंप्यूटर इंटरनेट लें, यूजर आईडी पासवर्ड से आप दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड टू यूज, मेंटेन एंड अपग्रेड। ये बात पार्शली सही है। पार्शली सही इन द सेंस कि अगर आप पब्लिक क्लाउड की बात करें तो ये बात सही है, बट अगर आप प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड इज नॉट द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड। तो सर आप क्या यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये प्राइवेट क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट क्लाउड तभी माना जाएगा जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा। सिर्फ क्लाउड लिखा गया तो आप क्या मानेंगे? पब्लिक क्लाउड। इन द क्लाउड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज यूजुअली समथिंग दैट अकर्स ऑटोमेटिकली। अगेन दिस इज करेक्ट। अब इसका क्या मतलब है सर जी? इन द क्लाउड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज यूजुअली अकर्स ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस ली अकाउंटिंग के लिए, तो उस क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सर्विस में जो कि आपको अकाउंटिंग का काम करना है, तो जब तक वो क्लाउड वेंडर उस वाली सर्विस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट नहीं करेगा तब तक अकाउंटिंग का काम कैसे होगा? समझ नहीं आया। जैसे प्लीज मेरी बात को ध्यान दें। हमने कहा कि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस ली, लेट्स से अमेजॉन वेब सर्विसेज से, और ये सर्विस हमने ली हमारी बिलिंग और अकाउंटिंग के काम के लिए। मुझे बताएं, हमने बिलिंग एंड अकाउंटिंग के नाम के पैसे दे दिए कि सर जी हमें बिलिंग एंड अकाउंटिंग की सर्विस चाहिए, और ये सर्विस कौन देगा? AWS। मेरा आपसे सवाल ये है कि बिलिंग एंड अकाउंटिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इस वाले सर्विस में AWS क्या इंटीग्रेट ना कर दे? बिलिंग एंड अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। क्या मेरी बात से एग्री करेंगे? बट सर क्या ये हमें इस बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट है या ये बात AWS देखेगा? AWS देखेगा। हमें इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना, हमें इस बात के लिए कंसर्न नहीं रहना। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? AWS की। और AWS ये खुद से ही ऑटोमेटिकली इस चीज को इंटीग्रेट कर देगा। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। इवन अगर लेट्स से बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई अपग्रेड आता है तो AWS उसका अपग्रेडेड वर्जन आपके सर्विस में इंटीग्रेट कर देगा, आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना। आर यू गाइस गेटिंग? तो आगे बढ़ते हैं डियर। अब आते हैं RTP के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के केस सिनारियो बेस्ड MCQ पे, जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको इस बार। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो केस सिनारियो उन्होंने EIS सिस्टम वाले बच्चों को दिया हुआ है वो सेम उठा के उन्होंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी चेंज किए बिना एज इट इज उन्होंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। और ये बात शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, CA इंटर EIS सिस्टम में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका सिलेबस आप बच्चों के ITSM वाले बच्चों के मुकाबले अधिक है। एनी हाउ, तो फिर हम देख के चलेंगे कि अगर इसमें इसके रिगार्ड्स में कोई इशू तो क्रिएट नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ मुंबई बेस्ड कंपनी इज लॉन्चिंग अ स्मार्टफोन अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पॉपी। अच्छा, ने कहा कि एक कंपनी है जिसका नाम है कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई में बेस्ड है, वो स्मार्टफोन के मार्केट में एंटर करना चाहती है, और उन्होंने जो उसका ब्रांड का जो नाम सोचा है वो नाम सोचा है इन्होंने पॉपी। सर ये कैसा नाम है पॉपी? अब डियर ओप्पो हो सकता है नाम, वीवो हो सकता है, तो ये तो फिर भी अच्छा नाम है पॉपी। Anyhow, the company recognizes the plethora of options that customers have from the Chinese manufacturers flooding the smartphone landscape। तो ये लाइन अच्छी है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हाँ, आज हम एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और आज के दिन हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। बट सर जी, आज अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो क्या आपको आंख बंद करके किसी भी इंडस्ट्री में एंटर हो जाना चाहिए, या आपको देखना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में आपका कॉम्पिटिटर कौन है, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है? क्या ये बातें देखनी पड़ेंगी, या मैं आंख अपनी बंद करके किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर जाऊं और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद कर दूं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, हमें ऐसा नहीं करना है। तो कंपनी ने भी क्या देखा कि आज जिस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वो एंटर करने का सोच रही हैं, उस स्मार्टफोन इंडस्ट्री को तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने सस्ते सस्ते फोन से तो ऑलरेडी फ्लड कर दिया है, भर दिया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, चाइनीज मैन्युफैक्चरर फ्लडिंग द स्मार्टफोन लैंडस्केप, मतलब आज आप जिस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं उस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कोई ऐसी बात नहीं है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए जो है वो रात दिन इंतजार कर रहे हैं। द कस्टमर्स आर वेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। वहां पे ऑलरेडी कौन बैठे हुए हैं? चाइनीज बैठे हुए हैं। एनी हाउ, आगे आते हैं।
With recent COVID-19 pandemic hurting the global sentiment towards Chinese product, the company plans to play on the patriotic card and advertise Poppy as a देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा कि सर जैसे कोरोना जो है, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने चाइनीज वायरस भी कह दिया, और हर किसी को पता है कि जो मतलब कोरोना है जो बेसिकली दिस हैज द ओरिजिन फ्रॉम चाइना, इसलिए पूरी दुनिया में चाइना को लेकर जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और इसलिए भारत में भी चाइना को लेकर जो सेंटिमेंट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम ना लोगों की देशभक्ति जगाएंगे और हम लोगों को इस बात का थोड़ा सा एहसास दिलाने का प्रयास करेंगे कि आपको चाइनीज स्मार्टफोन ना खरीद के आपको देसी ब्रांड के स्मार्टफोन खरीदने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, द कंपनी प्लान्स टू प्ले ऑन द पेट्रियोटिक कार्ड एंड एडवर्टाइज पॉपी एज द देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। मतलब ये भारत का फोन है, हम इसको कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे ताकि लोगों के देशभक्ति की भावनाओं को जगाया जाए और वो सस्ते चाइनीज फोन ना खरीद के वो हमारे वाला स्मार्टफोन खरीदें। तो कंपनी ये प्लान कर रही है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ऐसे मार्केट में एंटर करने के लिए जहां पे ऑलरेडी चाइनीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द कंपनी अंडरटुक एन इंडस्ट्री एनालिसिस एंड रिपोर्टेड दैट बजटेड फोन सेगमेंट वाज ओवरटेकन बाय द चाइनीज ब्रांड्स कंप्लीटली। हाउएवर द लो सेगमेंट ऑफ द स्मार्टफोन्स वाज स्टिल ओपन फॉर एक्सप्लोरेशन। मैं थोड़ी सी इसमें बात, जैसे डियर अगर मैं आज के समय अगर मैं सेलफोन की बात करता हूं तो मैं सेलफोन के पूरे मार्केट को 3 हिस्सों में लेट से क्लासिफाई कर, क्योंकि डियर आपको पता है कि अगर मैं आज मार्केट में सेलफोन खरीदने के लिए जाता हूं तो मुझे जो है सेलफोन वो 1000 रुपीज से मिलना शुरू हो जाता है। और आजकल तो डियर वो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 आ गया जिसका प्राइस करीबन 1,60,000 रुपए के आसपास। तो सर 1000 रुपए का भी सेलफोन अवेलेबल है मार्केट में, और सर क्या 1,60,000 रुपए तक? हाँ डियर। तो मुझे एक बात बताएं, जो 1000 रुपए में जो फोन मिल रहा है वो भी सेलफोन कहलाता है, और जो 1,60,000 का जो फोन है वो भी सेलफोन कहलाता है। बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों प्रकार के फोन को खरीदने वाला कस्टमर सेम होगा, या दोनों अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स के लिए होगा? सर दोनों अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स के लिए। तो हम ना स्मार्टफोन के मार्केट को 3 सेगमेंट्स में मान लीजिए क्लासिफाई कर सकते हैं। और पहला जो सेगमेंट है लेट्स से दैट इज द लोअर एंड सेगमेंट। दूसरा जो सेगमेंट है लेट्स से दैट इज द बजट सेगमेंट। और तीसरा जो सेगमेंट है लेट्स से हाई एंड सेगमेंट। बट सर क्वेश्चन में तो ये नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल सही बात है डियर, क्वेश्चन में सिर्फ पहले 2 सेगमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ये केस स्टडी समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लोअर एंड सेगमेंट में लेट से हम कहते हैं कि 1000 रुपीज से लेके 5,000 रुपए तक के जो जो सेलफोन है वो इस वाले सेगमेंट में फॉल करते हैं। 5,000 रुपए से लेके लेट से जो 25,000 रुपए वाले जो सेलफोन है 25,000 तक जो आते हैं वो लेट से बजट सेगमेंट में फॉल करते हैं। और हायर एंड अगर हम सेगमेंट की बात करें तो 25,000 प्लस वाले जितने भी सेलफोन हैं या जितने भी स्मार्टफोन है वो लेट से हायर एंड सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, हमारी जो कंपनी है कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हायर एंड सेगमेंट को तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि साहब हायर एंड सेगमेंट में जाना हमारे बस का नहीं है। इन्होंने जो एक्सप्लोर किया था वो किया था बजट सेगमेंट को। इन्होंने किसको एक्सप्लोर किया था? बजट सेगमेंट को। बट बजट सेगमेंट में, बजट वाले सेगमेंट में ऑलरेडी चाइनीज की मौजूदगी बहुत स्ट्रांग है। तो इनके स्ट्रेटेजिक आर्म ने कहा कि सर जी बजट सेगमेंट में भी एंटर करना हमारे लिए प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। हाँ, जो लोअर एंड का सेगमेंट है, लोअर एंड का सेगमेंट मैं कह सकता हूं 1000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जो स्मार्टफोन है इस वाले सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं, और इसमें जो है इसमें पॉसिबिलिटी कुछ बन सकती है। हाई एंड सेगमेंट कंपनी ने प्लान ही नहीं किया, वो तो पिक्चर में नहीं आया। बजट सेगमेंट जो हमने ओरिजिनली टारगेट किया था, बट यहाँ पे चाइनीज की स्ट्रांगनेस को देख के हमें ये लगा कि हम इनसे कंपीट नहीं कर सकते, और हमने फिलहाल हमारे लिए कौन सा सेगमेंट चूज किया है? लोअर एंड सेगमेंट। डियर मैं यहाँ पे 1-2 बातें आपके साथ करना चाहूंगा। सर कौन सी 2 बातें? डियर आपको एक छोटी सी बात पता है क्या? देखेंगे डियर, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या, अगर आप लोअर एंड सेगमेंट वाले मार्केट में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, ये पूरे मार्केट में सबसे कम हो या पूरे मार्केट में बहुत कम हो।
सर मतलब समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोअर एंड सेगमेंट का फोन मार्केट में लेकर आते हैं और अगर आप उसको 1 लाख रुपए का सेल करेंगे तो क्या मार्केट में आपको कभी भी उस प्रोडक्ट की डिमांड मिलेगी? नहीं सर, क्योंकि उस 1 लाख रुपए में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आपके लिए अवेलेबल हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक ऐसे मार्केट सेगमेंट को चूज कर रहे हैं जो लोअर एंड श्रेणी का है, तो आपको वहां पे इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है दैट शुड बी वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आप अल्टीमेटली इस मार्केट में किस बेसिस पे या किस स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं? अपनी लोअर कॉस्ट के स्ट्रेंथ पे। ठीक बात है। तो फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया, स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द कंपनी अंडरटुक एन इंडस्ट्री एनालिसिस एंड रिपोर्टेड दैट बजट फोन सेगमेंट वाज ओवरटेकन बाय द चाइनीज ब्रांड कंप्लीटली. However, the low segment of the smartphone was still open for exploration. Thus, the company planning to enter the market with two models, Poppy A and Poppy B, priced at 4,500 and 5,500 रुपीज. ओके, तो हमने कहा कि हम दो प्रकार के प्रोडक्ट फिलहाल मार्केट में लेकर आना चाह रहे हैं. एक का नाम है पॉपी ए और दूसरे का नाम है पॉपी बी. और जो पॉपी ए है उसका हम प्राइस रखेंगे 4,499 और जो पॉपी बी है इसका हम प्राइस रखेंगे 5,499. अच्छा चले. द कंपनी इज ऑल्सो अवेयर दैट देयर प्रोडक्ट कैन इजिली बी इमिटेटेड. इसका मतलब होता है डियर कॉपी कर लेना. व्हाट आई मीन बाय द टर्म इमिटेटेड मींस कॉपी कर लेना. द कंपनी इज ऑल्सो अवेयर दैट देयर प्रोडक्ट कैन इजिली बी इमिटेटेड एट सेम कॉस्टिंग एज वेल एज प्राइसिंग. तो डियर जो मैं आपको कह रहा था, और हाँ थोड़ा सा आगे पढ़ लें, एंड दस द वेरिएशंस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी लॉ. तो अगर आप इस वाले लोअर एंड सेगमेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं, मेरी बात पर डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. एक टर्म आपने पढ़ी हुई है जो कहलाती है डिफरेंशिएशन. व्हाट आई मीन बाय डिफरेंशिएशन? सर अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बनाने की प्रक्रिया, अलग बनाने का मैकेनिज्म. तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बना देता हूं तो मैं कहता हूं कि हमने हमारे प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट कर दिया. तो सवाल बनता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बना सकते हैं? हाउ कैन यू डू? इसके कुछ तरीके होते हैं. पहला तरीका कि आप ऐसे फीचर्स अपने फोन में लेकर आ जाएं जो कि आपका कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं करता. दूसरा तरीका, आपके प्रोडक्ट की जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले. आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी लेट से बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, आपने अपने प्रोडक्ट में सुपर्ब इंजीनियरिंग की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और अगर आपने जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट किया है, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपको एक केस सिनेरियो समझ नहीं आएगा. इवन मतलब समझ तो आ जाएगा, पर चूंकि जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, अगर आप उस लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो, अलग हो, तो आपको उसमें नए नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे जिसकी कॉस्ट आएगी, जिसमें आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे. और हाँ, आप जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को उतना ज्यादा बढ़ाइए, कस्टमर से रिकवरी कर लें. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड 2 लॉन्च किया शायद 1,60,000 के आसपास के प्राइस में. तो सर जी ऐसा क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 में सैमसंग वालों ने ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए जो फिलहाल करंट टाइम में किसी और ब्रांड के पास नहीं है. इसकी वजह से वो उसका प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं. तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, मैं किस सिनारियो में, किस केस में मिस्टर ए है हमारे, मैं आपको 2 केसेस बताता हूं, आप मुझे बताएंगे किस केस में मिस्टर ए जो कि एक स्मार्टफोन मेकर है, बेसिकली जो कि स्मार्टफोन की कंपनी चलाते हैं, किस केस में मिस्टर ए प्रोडक्ट के फीचर्स को ज्यादा आसानी से कॉपी कर सकते हैं. केस लोअर एंड फोन, वेरी हाई एंड फोन विद इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स. तो मेरा आपसे सवाल यह है कि मिस्टर ए जो एक स्मार्टफोन मेकर है, वो केस ए केस बी दोनों में से कौन से सिचुएशन में फीचर्स आसानी से कॉपी कर सकते हैं, जल्दी से कॉपी कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं? सर जी केस बी में बताएंगे. क्या केस बी में मिस्टर ए फीचर्स कॉपी कर सकते हैं? नहीं. अगर केस बी में मिस्टर ए फीचर्स कॉपी करने का प्रयास करेंगे, इनको बहुत टाइम लग जाएगा, इनको बहुत कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी डियर. और हो सकता है कि ये लीगल खर्चे में भी आ जाए क्योंकि इनका पेटेंट भी होगा. केस ए वाले में तो डियर इतने बेसिक फीचर्स हैं कि कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी आसानी से इमिटेट कर सकता है. और मुझे बताया ना, अगर आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को कॉपी कर लिया गया
इमिटेट कर दिया गया और उसी प्राइस में मार्केट में लॉन्च कर दिया गया जिस प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो फिर आपके प्रोडक्ट में क्या बचा? आपका प्रोडक्ट तो डियर खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द कंपनी इज ऑल्सो अवेयर that their product can easily be imitated at the same costing as well as pricing, and thus the variations of their product can be lost. Anyhow, a team of marketing professionals was hired to tackle this issue. The situation they suggested was to take the first mover advantage by spending huge sum in advertising and promotion. अच्छा, इन्होंने कहा कि चूंकि मार्केट में डियर मार्केट हमारे लिए कोई मतलब खाली तो है नहीं, पहले से वहां पे चाइनीज है, तो हमने क्या किया, हमने ना मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की एक टीम को हायर किया और उनको कहा कि बताएं साहब ये सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर जी एक काम करें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लें। मुझे बताएं यहाँ पे क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज पॉसिबल भी है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो डियर ऐसी इंडस्ट्री में पॉसिबल होता है जहां आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं एक बेसिक बजट स्मार्टफोन लेकर मार्केट में जाऊं तो क्या मैं कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? एनीहाउ, इन्होंने कहा कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लें, और ये एडवांटेज आप कैसे लें? आप ना ह्यूज सम खर्च कर दें एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में। पता नहीं कंपनी का भला चाहते थे या इनको भी चाइनीज ने प्लांट किया था कंपनी को बर्बाद करने के लिए। एनीहाउ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन साउंड कॉन्शियसनेस ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम ह्यूज मनी बैक्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स, ओके, कहते हैं बेस्ड ऑन द साउंड कॉन्शियसनेस of the competition from huge money backed international players, the company decided to manufacture smartphone covers and accessories with the same desi tag along with Poppy smartphones. ये बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। कहते साहब हमारा कंपटीशन ऐसे प्लेयर से है जिनके पास बहुत पैसा है, वो इंटरनेशनली बहुत बड़े लोग हैं। कंपनी ने समझदारी दिखाते हुए क्या किया, इन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का जो मार्केट है वहां पे तो बहुत बड़े बड़े चाइनीज ऑलरेडी मौजूद हैं जिनके पास बहुत पैसा है। मतलब बड़े चाइनीज का मतलब हाइट में बड़े नहीं साहब, पैसे में, जिनके पास बहुत पैसा है। तो हम एक काम करते हैं, स्मार्टफोन तो चले पॉपी ठीक है, हम ना स्मार्टफोन की एसेसरीज वगैरह भी बनाना शुरू कर देते हैं और हम स्मार्टफोन के कवर्स वगैरह भी बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब जो भी पॉपुलर स्मार्टफोन्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और सब ब्रांड्स के, हम उनकी एसेसरीज और हम उनके कवर्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम मोबाइल चार्जर बनाना शुरू कर देते हैं, हम ये मतलब ईयरफोन बनाना शुरू कर देते हैं, हम वायरलेस चार्जर वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि ऐसी भी चीजें हम बनाना शुरू कर देते हैं और उसको भी हम और उसे भी जो है हम उसे भी देसी टैग के साथ उसे भी मतलब सेल करेंगे, मीन्स मेड इन इंडिया। दिस शैल हेल्प देम मिटिगेट द रिस्क ऑफ बीइंग कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द बिजनेस। कहते हैं कि अगर आप स्मार्टफोन के साथ साथ एक नए एरिया में भी काम करेंगे, अगर आप एक नए एरिया को भी साथ लेके चलेंगे, एटलीस्ट आप मार्केट से पूरी तरीके से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, कम से कम आपके पास एक्सेसरीज का बिजनेस तो रहेगा। चलें, दे इन्वेस्टेड अ फेयरली गुड अमाउंट इन मैन्युफैक्चरिंग दीज एक्सेसरीज। इन्होंने इस वाले एरिया में भी ठीक ठाक पैसा लगा दिया। तो मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, कंपनी जो है हमारी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अभी तक 2 प्रकार की बिजनेसेस को शुरू किया है करना, और वो 2 प्रकार के बिजनेसेस कौन कौन से हैं? एक तो सर इन्होंने ना लोअर एंड स्मार्टफोन शुरू किया है बनाना, और दूसरा इन्होंने शुरू किया है कवर एंड एक्सेसरीज ऑफ स्मार्टफोन। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, आप जो लोअर एंड स्मार्टफोन का बिजनेस आपने शुरू किया है, आप जिस मार्केट के लिए इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं वो मार्केट कैसा है? वो मार्केट कैसा है? वो मार्केट कैसा है? मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं। इंट्रोडक्शन फेज में है, ग्रोथ में है, मैच्योरिटी हो चुकी है, या फिर डिक्लाइन में है। भारत में या पूरे वर्ल्ड में डियर स्मार्टफोन का मार्केट कैसा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत में स्मार्टफोन का मार्केट इंट्रोडक्शन फेज में? नहीं सर। हाँ, भारत में स्मार्टफोन का मार्केट इंट्रोडक्शन फेज में था 2010 के आसपास। आज भारत में स्मार्टफोन का मार्केट इंट्रोडक्शन ग्रोथ को क्रॉस करके मैच्योरिटी के फेज में जा चुका है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट हैज बिकम मैच्योर्ड, और पूरी दुनिया में चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो जापान हो, इवन चाहे वो चाइना हो, वहां पर स्मार्टफोन का मार्केट डिक्लाइन में जा रहा है। और हाँ, भारत में ये मैच्योर्ड हो चुका है या मैच्योर्ड होने वाला है। अफ्रीका ही इकलौता ऐसा रीजन है पूरे वर्ल्ड में जिसमें आप कह सकते हैं कि स्मार्टफोन का मार्केट जो है वो ग्रोथ फेज में है, और पूरी दुनिया में डियर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहां स्मार्टफोन का मार्केट इंट्रोडक्शन फेज में। एनीहाउ, इन चीजों में बेवजह आपका टाइम वेस्ट नहीं करते।
तो हम ये कह रहे हैं कि हम जिस मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं वो मार्केट या तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है या वो मैच्योर होने ही वाला है, उसमें ग्रोथ वगैरह या इंट्रोडक्शन की तो कोई बात नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? आगे आते हैं। The investors made it an objective for the team to reach an annual sales volume of 15,000 handset and 70,000 pieces of accessories। तो जिन लोगों ने कंपनी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाया है, उन्होंने कहा कि साहब हमने पैसा लगाया है तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सही हाथों में हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम 15,000 स्मार्टफोन बेचेंगे और आप कम से कम 70,000 accessories को सेल करेंगे। द accessories सेल्स सरपास्ड द एक्सपेक्टेशंस ओके बाय फेयरली गुड मार्जिन। उन्होंने कहा कि सर जी एसेसरीज का तो हमने ऑब्जेक्टिव 70,000 रखा था, बट वो हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा बिक गया। चले। However, Poppy A and Poppy B did not receive the much anticipated response and the leadership decided to reduce the scope and focus purely on accessories business going forward। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इन्होंने कहा कि सर हमने जो एसेसरीज का जो सोचा था वो तो हमें अच्छा रिस्पांस मिल गया, बट जो स्मार्टफोन था हमारा मेन बिजनेस, उससे हमें वो रिस्पांस नहीं मिला जो हम चाहते थे। और हमने फाइनली ये फैसला किया है कि हम स्मार्टफोन से अपने काम रिड्यूस करेंगे, मीन्स वहां से जो हमारा काम है स्मार्टफोन का उसको हम कर्टेल करेंगे और हम एसेसरीज वाले बिजनेस में हमारा प्योर फोकस रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। का मतलब ये हुआ डियर कि स्मार्टफोन के बिजनेस को हम कर्टेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन हमें, जैसा कि हमें फियर था कि चाइनीज स्मार्टफोन के आगे, ब्रांड्स के आगे हम शायद ना टिक पाए, वो हमारा जो डर था वो सही में उसी तरीके से सामने आ गया। तो हमने अल्टीमेटली ये फैसला लिया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइट विद चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स, क्योंकि उन्होंने डियर पास्ट 15-20 ईयर्स में बहुत पैसा कमा लिया और आप तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एक ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप में है, जिन्होंने 15-20 करोड़ रुपए कहीं से इकट्ठा किए, वो बड़ी बड़ी चाइनीज ब्रांड से कैसे मुकाबला करेंगे, मतलब किस तरीके से डील कर सकती हैं डियर, जिनके पास हो सकता है कि 50,000 करोड़ रुपए के जनरल रिजर्व्स पड़े हों, उनके पास इतने सारा इनके पास कैश पड़ा हो। हाउ कैन यू कम्पीट विद अ न्यू फोकस ऑन एसेसरीज प्रोडक्शन? ओके, तो अब हमने हमारा जो मतलब फोकस है वो कहाँ रख दिया? एसेसरीज में। द देसी टैग विल स्टिल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस। इन्होंने कहा कि एसेसरीज में भी हमें जो मार्केट में सक्सेस मिलेगी वो हमें देसी टैग के साथ मिलेगी, कि हम जो है वो भारत में ये प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे हैं, हम चाइनीज नहीं है। However, they need to ensure, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, creation of strong barriers to entry for domestic players, and for that they have plans to increase the production to enormous level. This shall reduce their unit cost, thus eliminating the new entrants due to extremely competitive pricing। तो डियर ये अगेन इंपॉर्टेंट, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने पहले दो प्रकार के बिजनेसेस को प्लान किया था, एक तो था इनका लोअर एंड स्मार्टफोन्स और दूसरा था इनका कवर्स एंड एक्सेसरीज। लोअर एंड स्मार्टफोन्स में तो ये चाइनीज के सामने डील नहीं कर पाए। इन्होंने फाइनली फैसला किया कि इसे हम कर्टेल कर देंगे, हम इसे अबेंडन कर देंगे, हम इस लाइन को छोड़ देंगे और अब हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कवर्स एंड एक्सेसरीज में। और कवर्स एंड एक्सेसरीज में हमने अपना फोकस इसलिए स्विच किया क्योंकि यहां से हमें सही रिटर्न मिल गया। कवर्स एंड एक्सेसरीज के लिए चाइनीज इस मार्केट को खराब ना करें, इसलिए हम यहाँ पे हम अपना देसी टैग जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अग्रेसिवली परस्यू करेंगे। चलें, तो ठीक है, अगर आप इस वाले टैग के साथ काम करते हैं कि वी आर इंडियन, तो आपने चाइनीज को तो बाहर रख दिया, अच्छी बात है, बट क्या बाकी इंडियन प्लेयर्स आपकी इस वाले फील्ड में एंटर नहीं कर सकते? मैंने कहा कि आपने कवर्स एंड एक्सेसरीज के बिजनेस से चाइनीज को तो बाहर रख दिया, बट क्या इंडियन प्लेयर्स इस वाले लाइन में एंटर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मींस डोमेस्टिक प्लेयर तो एंटर हो सकते। तो क्या हमें इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ, इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको डियर कुछ याद हो, माइकल पॉटर ने 5 फोर्सेस बताए थे ऑफ द कंपटीशन, और उसमें एक जो फोर्स था वो था थ्रेट ऑफ न्यू एंड। और अगर आपको फेस करना पड़ता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, तो उस थ्रेट को कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए आप क्या क्रिएट करें? बैरियर्स क्रिएट करें, बैरियर्स क्रिएट करें। अब सवाल बनता है मैं बैरियर कैसे क्रिएट करूं? मैं चला जाता हूं मोदी जी के पास मिलने के लिए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मोदी जी आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। एक काम करें, पार्लियामेंट में एक बिल पास करवा दें और उस बिल में इस चीज को आप वहां पे लॉ बना दें, जिसमें ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ही देश में स्मार्टफोन का कवर और एक्सेसरी बना के सेल कर सकती है। इसके अलावा और कोई भी प्लेयर जो है वो स्मार्टफोन के कवर एंड एक्सेसरीज नहीं बना सकती। क्या मोदी जी मेरी बात मान जाएंगे?
नहीं सर, ऐसे भी मोदी जी ने अपनी दाढ़ी वगैरह मतलब बढ़ा ली है, तो अब हम ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते कि हम जाएं और हम कोई लीगल और हम जाके किसी भी प्रकार का लीगल बैरियर वगैरह क्रिएट कर सकें। हम क्या कर सकते हैं, हम डियर अदर बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस केस में कंपनी कौन सा बैरियर क्रिएट करना चाह रही है? कंपनी कह रही है कि हम इतने ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करेंगे कि जो हमारी यूनिट कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि अगर कोई नया प्लेयर मार्केट में इस वाले में अगर एंटर करना चाहता है तो वो हमारी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब कंपनी यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में काम करके अपनी कॉस्ट को बहुत कम कर लेना चाहती है, ताकि किसी भी नए एंट्रेंट के लिए कंपनी के लेवल की कॉस्ट को मैच करना और कंपनी के लेवल की सेलिंग प्राइस को मैच करना पॉसिबल ही ना हो, और वो या तो मार्केट में एंटर ही ना करे, अगर वो मार्केट में एंटर कर भी गया तो वो छोड़ के चला जाए। चलें, तो ये तो था डियर हमारा केस सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं। Based on the above case scenario, answer the following multiple choice questions. अच्छा, Connect Private Limited entered a saturated market. What I mean by saturated market? Saturated market वो मार्केट होता है डियर जो कि मैच्योर्ड हो चुका है, फुली मैच्योर्ड है, जहां विजिबल ग्रोथ खत्म हो चुकी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि क्लियर लीडर हो। मीन्स एक ऐसा मार्केट जहां बहुत सारे प्लेयर्स हैं, किसी के पास भी क्लियर मोनोपोली नहीं है, मार्केट में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, मार्केट मैच्योर हो चुका है। ठीक बात है। सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड मार्केट। आफ्टर अ ड्यू मार्केट स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ठीक बात, इन्होंने कहा कि हम इस मार्केट में तभी एंटर करेंगे जब हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को अच्छे से समझ लिया। पुट द बिलो स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। हमने आपको कहा था कि इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन जो है कि स्टडी वाला वो EISSM वाला उठाया, आपको दे दिया। आपके लिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपके लिए एग्जाम में नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये EISSM के लिए एक्सक्लूसिव है। Annual sales volume as an objective by the investors was crucial to establish the company in the market. अच्छा, annual sales volume as an objective by the investors was crucial to establish the company in the market. Investors ने क्या कुछ ऐसा कहा था? हाँ, इन्वेस्टर्स ने कहा था कि आपको स्मार्टफोन जो है वो आपको एनुअली 15,000 बेचने पड़ेंगे और आपको एसेसरीज आपको शायद 70,000 बेचनी पड़ेगी। देख ये लिखेंगे यहाँ पे, द इन्वेस्टर्स मेड इट एन ऑब्जेक्टिव फॉर द टीम टू रीच एन एनुअल सेल्स वॉल्यूम ऑफ 15,000 हैंडसेट एंड 70,000 पीस ऑफ एसेसरीज। चलें, अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर सच एनुअल ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा डियर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, तीन में काम चला जाते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मुलेशन, देन बारी आती है इंप्लीमेंटेशन की, और फाइनली इवैल्यूएशन के साथ साथ कंट्रोल को भी ले लें। इस तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस चलता है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन के बाद उसका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे बताएं, आपके एग्जाम में बस 1.5 महीने बच गए हैं। सर याद मत दिलाओ। अच्छा, 1.5 महीने बाद आपकी एग्जाम से आपने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की होगी कि हाँ मुझे किस तरीके से रिवीजन करना है। ठीक बात है, फॉर्मुलेट आपने कर ली स्ट्रेटेजी। अब जब आप सही में रिवीजन कर रहे होंगे तो आप इस चीज को देखेंगे कि आपने जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की थी क्या आप उस तरीके से रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के समय कहा होगा कि हम 7 दिन लगाएंगे अकाउंट्स की तैयारी में, मतलब अकाउंट्स को रिवाइज करने में 7 दिन ज्यादा हो गए, हम सिर्फ 7 दिन लगाएंगे। कॉस्टिंग हम लेट से 2 दिन 5 दिन लगाएंगे, हम लेट से FM इकोनॉमिक्स वगैरह। तो जब आप डियर एक्चुअल में अपनी स्ट्रेटेजी जो आपने फॉर्मुलेट की थी, जब आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तभी आप देखेंगे कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या मीटअप हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। प्लीज मेरी बात पर ध्यान दें। हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कब कंसर्न होते हैं? जब हम किसी चीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तब इंप्लीमेंटेशन के फेज के दौरान हम इस चीज को देखते हैं कि क्या हमने जो फॉर्मुलेट किया था वो क्या हम सही में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की थी, व्हेन यू हैव फॉर्मुलेटेड द स्ट्रेटेजी, उस समय आपने अपना एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी बना ली कि हाँ हमें इतने इतने दिनों में ये कर लेना है। पर जब आप इंप्लीमेंटेशन के फेज में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने जिस तरीके से प्लान किया था, क्या वो प्लानिंग आपकी उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। और अगर वो प्लानिंग उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इस बात को आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे, और अगर वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करते जा रहे हैं,
इट मीन्स कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है, जो आपने फॉर्मुलेट की थी, आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। और अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को इसी तरीके से इंप्लीमेंट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स को, जिस दिन आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को, जिस दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से अचीव कर लेंगे। फॉलोइंग द सेल्स नंबर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, the leadership took a serious strategic standpoint to move forward and shift to a new core business which was more profitable. Under which of the following category of business strategy can this decision be categorized? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ। अगर आपको केस सिनारियो याद है, अगर याद नहीं तो फिर से जाके उस वाले केस सिनारियो को आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि साल के एंड में जो हमारे पास नंबर्स आए कि हमारे प्रोडक्ट्स ने परफॉर्म कैसा किया, तो डियर जब नंबर्स आए तो हमें खुशी भी हुई, हमें थोड़ा सा गम भी हुआ। हमें खुशी इस बात की हुई थी कि हमारे जो एक्सेसरीज का बिजनेस है, जो हमने ओरिजिनली प्लान किया था 70,000, उससे हमने बहुत ज्यादा सेल कर दिया। बट स्मार्टफोन जो है, जो हमने प्लान किया था 15,000, हम उतना भी सेल नहीं कर सके। और हमने फैसला लिया था वहां पे कि अब हम हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो एक्सेसरीज पे रखेंगे और हम स्मार्टफोन को कर्टेल कर देंगे, अबेंडन कर देंगे। याद है किसी को? आपने डियर एट द एंड ऑफ द ईयर आपने वो एक फैसला लिया था, यू हैव टेकन अ डिसीजन। और वो फैसला क्या था कि अब हम आगे किसे लेके चलेंगे, एक्सेसरीज को। अब हम किसे अबेंडन कर देंगे, अब हम किसे कर्टेल कर देंगे, स्मार्टफोन को। सो दैट वाज द डिसीजन व्हिच द कंपनी हैज टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी कैन दिस डिसीजन बी कैटेगराइज्ड? स्मार्टफोन को अबेंडन कर देने का डिसीजन कौन सी कैटेगरी में आएगा? मुझे बताएं, क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ? स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है दो कंपनीज के बीच में किसी प्रकार की पार्टनरशिप। क्या यहाँ कोई पार्टनरशिप वगैरह थी? नहीं सर। चलें, क्या डाइवर्सिफिकेशन हुआ? कंपनी क्या किसी नए मार्केट में एंटर कर गई? कंपनी क्या कोई नए प्रकार का प्रोडक्ट किसी नए प्रकार के वेंचर में चली गई? नहीं सर। कंपनी तो उसी लाइन में जो कंपनी ने ओरिजिनली प्लान किया हुआ था। मार्केट डेवलपमेंट, क्या कंपनी अपने स्मार्टफोन को नए मार्केट में लेके चली गई कि चले साहब हमारा जो स्मार्टफोन है वो भारत में चूंकि और ब्रांड्स इसलिए भारत में नहीं बिक रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने स्मार्टफोन को अफ्रीका के मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते तो क्या होता? मार्केट डेवलपमेंट। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? रिट्रेंचमेंट। कंपनी ने अपने स्मार्टफोन के बिजनेस को कर्टेल किया, स्मार्टफोन वाले डिवीजन से पैसा डाइवर्स्ट किया और ये पैसा कहां लगाने के बारे में प्लान कर लिया? एक्सेसरीज वाले बिजनेस में। तो डियर द करेक्ट आंसर इज रिट्रेंचमेंट, बिकॉज कंपनी हैज डिसाइडेड टू कर्टेल इट्स स्मार्टफोन बिजनेस एंड इन्वेस्ट द मनी इन द एक्सेसरीज बिजनेस। अच्छा, आगे आते हैं। आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट, the accessories business of the company can be classified under which category of BCG growth share matrix? अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन्होंने कहा है कि एक्सेसरीज वाले बिजनेस को आप किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। इन्होंने स्मार्टफोन का नहीं पूछा, एक्सेसरीज का पूछा है। ध्यान दीजिएगा, स्मार्टफोन का नहीं पूछा, एक्सेसरीज का पूछा है। एक्सेसरीज की अगर हम आप बात करें तो एक्सेसरीज जो है वो बेसिकली कैसा है? एक ऐसे मार्केट में काम करता है जो मार्केट कैसा है डियर? मैच्योर्ड। मार्केट मैच्योर्ड है। ध्यान दीजिएगा, स्मार्टफोन मार्केट कैसा है? मैच्योर्ड हो चुका है। अगर स्मार्टफोन मार्केट मैच्योर्ड नहीं होता तो इस मार्केट में ग्रोथ होती। बट क्या मार्केट में कोई विजिबल ग्रोथ है? नहीं सर। मार्केट हमारा कैसा है? सैचुरेटेड मार्केट है। और ये बात आपको यहां पे भी मेंशन है क्लियरली। ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट। सैचुरेटेड मार्केट का मतलब ही क्या हुआ? एक मैच्योर्ड मार्केट जहां कोई विजिबल ग्रोथ नहीं है। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर डियर आप एक ऐसे मार्केट में एंटर करते हैं जहां कोई विजिबल ग्रोथ नहीं है, तो क्या आप इसे स्टार कह सकते हैं? नहीं। स्टार वो प्रोडक्ट होता है, वो बिजनेस या वो एसबीयू होता है जो हाई ग्रोथ मार्केट में काम करता है। क्वेश्चन मार्क भी वो प्रोडक्ट या बिजनेस या एसबीयू होता है जो हाई ग्रोथ मार्केट में काम करता है, जो हाई ग्रोथ मार्केट में काम करता है। कैश काउ वो प्रोडक्ट बिजनेस या एसबीयू होता है जो लो ग्रोथ या नो ग्रोथ मार्केट में काम करता है। डॉग भी ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस या एसबीयू होता है जो लो ग्रोथ या नो ग्रोथ मार्केट में काम करता है। चलिए सर, ये तो मार्केट की ग्रोथ है, बट स्टार में हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस की कंडीशन क्या होती है? बिल्कुल सही बात है। स्टार में आप एक हाई ग्रोथ मार्केट में काम करते हैं विद लार्ज मार्केट शेयर। विद लार्ज मार्केट शेयर मींस हम जो प्रोडक्ट या बिजनेस लेकर गए हैं उसमें हमारे पास एक लार्ज मार्केट शेयर। क्वेश्चन मार्क में मार्केट की ग्रोथ रेट तो हाई होती है, बट हमारे पास लार्ज मार्केट शेयर है ना, तो स्मॉल मार्केट शेयर होता है।
स्मॉल मार्केट शेयर होता है। कैश काउ में भले हमारे जिस मार्केट में हम काम करते हैं वहां पे ग्रोथ नहीं है, बट हमारे पास एक लार्ज मार्केट शेयर है, और डॉग में हमारे पास एक स्मॉल मार्केट शेयर है। चले, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बताएं डियर, एसेसरीज को आप इन चारों में से कहां क्लासिफाई करेंगे? एसेसरी एक ऐसे एरिया में है जो कि ग्रो नहीं कर रहा, जो कि मैच्योर्ड हो चुका है, तो मुझे बताएं क्या 4 या क्वेश्चन मार्क पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सवाल बचे 2, कैश काउ और डॉग, क्योंकि दोनों में जो मार्केट में ग्रोथ नहीं होती। कैश काउ में हमारे पास मार्केट शेयर ज्यादा होता है, डॉग में हमारे पास मार्केट शेयर कम होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पे डियर आपको कोई मार्केट शेयर वगैरह तो नहीं बताया गया कि हमने एसेसरीज वाले बिजनेस का कितना मार्केट शेयर हमने अचीव कर लिया, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो यहाँ से आपको इंटरप्रिटेशन ये मिलती है कि हमने 70,000 एसेसरीज को सेल करने का प्लान किया था, और एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड, हमने 70,000 से बहुत ज्यादा एसेसरीज सेल कर दी। मतलब हमने एक ठीक ठाक मार्केट एसेसरीज वाले में कैप्चर कर लिया। बट हाँ, अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो हमने स्मार्टफोन पहले ही 15,000 बेचने का प्लान किया था, बट हमने उसके मुकाबले बहुत कम स्मार्टफोन सेल किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि एसेसरीज हमारे लिए कैश काउ बन गया, बट स्मार्टफोन हमारे लिए डॉग बन गया, क्योंकि एसेसरीज और स्मार्टफोन दोनों जिस एरिया में काम कर रहे हैं, दोनों जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, ग्रोथ तो डियर दोनों में से किसी में नहीं है। बट स्टिल जो कैश काउ है वो एक कम से कम मतलब एसेसरीज है डियर, वो कम से कम एक बड़े मार्केट को तो उसने कैप्चर कर लिया, बट स्मार्टफोन तो वो भी नहीं कर सका। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? एसेसरीज के लिए कैश काउ। अगर ये स्मार्टफोन भी कह देते तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होता? डॉग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Okay, in the second phase of shifting the business focus to peripheral accessories production, Connect Private Limited has planned setting up entries to barrier for its potential competitors. Which of the following barrier have they planned to implement? इन्होंने कहा है कि अब चूंकि हमने हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो हमने एसेसरीज पे कर लिया, और एसेसरीज के लिए अब हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो देसी टैग होगा। बट इसके बावजूद एक परेशानी है कि चले हम फॉरेन प्लेयर्स को तो इस वाले टैग से दूर रख सकते हैं, बट क्या हम भारतीय कंपनीज को भी दूर रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि तो हमारे लिए परेशानी है कि जो बाकी इंडियन कंपनीज हैं वो इस मार्केट में अगर मतलब एंटर हो गए तो हमारे लिए इशू हो सकता है। तो हमने उनके लिए एंट्री बैरियर खड़ा करना चाहा है। और अगर आप इस केस सिनारियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो एंट्री बैरियर क्या था, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, अजीब सा ही हो गया। वो एंट्री बैरियर कुछ ऐसा है, however they need to ensure creation of strong barrier to entry for domestic players, and for that they have planned to increase the production to enormous level. This shall reduce their unit cost, thus eliminating the new entrants due to extremely competitive pricing. इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने बड़े वॉल्यूम में काम करेंगे कि हमारे लिए जो कॉस्ट आएगी वो इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने बड़े स्केल पे काम करेंगे आपकी जो कॉस्ट है उतनी कम होगी, और हमारी कॉस्ट जितनी कम होगी नया प्लेयर हमारी कॉस्ट को मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मार्केट में एंटर होने से पहले 2 बार सोचेगा, और हो सकता है कि मार्केट एंटर करके भी वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट में तो ऑफर कर ही नहीं पाएगा। मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, चाइनीज ब्रांड्स और चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया में चला ही इस वजह से क्योंकि चाइनीज ने इतने बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्शन किया कि उनकी कॉस्ट इतनी कम हो गई कि दुनिया का कोई भी देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उस कॉस्ट को मीट ही नहीं कर सकता। एनीहाउ, तो इन्होंने कौन सा बैरियर क्रिएट किया? कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है? नहीं सर, एसेसरीज बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट की क्या बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है? हाँ, अगर आप हाई एंड स्मार्टफोन की बात करते, बहुत महंगे और एक्सपेंसिव वाले स्मार्टफोन की बात करते, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। एसेसरीज बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। जैसे आपने इन्वेस्टर्स अरेंज किए, कोई भी इन्वेस्टर अरेंज करके इस वाले मार्केट में एंटर कर सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं, जो चैनल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर किसी के लिए ओपन है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि हम इतने बड़े लेवल पे काम करेंगे कि जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है वो इतनी कम हो जाएगी कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है इस कॉस्ट को कभी मीटअप नहीं कर पाएगा, और अगर वो मीटअप नहीं कर पाएगा तो वो जो कॉम्पिटिटर है डियर वो अपने आप ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। सो दैट वाज द केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेलवेट लिमिटेड इज अ फुल सर्विस एयरलाइन। फुल सर्विस एयरलाइन का मतलब होता है ऐसी एयरलाइन कंपनी जो हर प्रकार की सर्विस देती है। सर जी, हर प्रकार की सर्विस देती है मतलब डियर वो आपको स्टे की भी सर्विस देती है, एयरक्राफ्ट
मतलब एयरलाइंस जो है वो फूड वगैरह की भी सर्विस दे रही है। मतलब जितनी प्रकार की एडिशनल सर्विसेज हो सकती हैं वो हर प्रकार की सर्विस आपको दे रही है। द कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजंस। अच्छा, शुड अ नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडरी बी सेटअप? इफ इट इज सेटअप देन हाउ शुड द केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड? कहते हैं साहब हम ना प्लान कर रहे हैं कि क्या हमें एक नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडरी को सेटअप करना चाहिए। सवाल बनता है व्हाट इज नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडरी? नो फ्रिल लो फेयर का मतलब होता है, अगर मैं स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बोलूं, होता है साहब सीधी बात, नो बकवास। मतलब सर जी क्या, मतलब क्या कहना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से मुंबई जाना है फ्लाइट में, तो आपको जान के डियर हैरानी होगी कि जो इकोनॉमिक क्लास की जो ये टिकट है आपको 2,500 रुपए के आसपास मिल जाती है, बट जो बिजनेस क्लास है आपको 25,000 रुपए के आसपास मिलती है। अब जाना तो दिल्ली से मुंबई है, जो इकोनॉमिक क्लास वाले हैं वो भी अल्टीमेटली पहुंचेंगे मुंबई CST। अगर आप बिजनेस क्लास में जाएं तो वो भी पहुंचेंगे मुंबई के CST। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक क्लास वाले को जो कंपनी है एयरलाइंस कंपनी वो आधे रास्ते में बोलेगी कि साहब आपका तो हो गया, टिकट खत्म हो गया, आप जाएं, मतलब उतर जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो सवाल बनता है कि सेम फ्लाइट में 10 गुना ज्यादा महंगा टिकट ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस क्लास वालों को कुछ बहुत एडिशनल सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे इनको स्पेशल पासेस वगैरह दिए जाते हैं, इनको स्पेशल फूड वगैरह सर्व किया जाता है, इनको जो स्पेस दिया जाता है स्टे करने का वो ज्यादा होता है, इनको इवन बाथिंग वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जाती है कि साहब अगर आपको मन कर रहा है, मतलब ये मतलब नहाने वगैरह का मन कर रहा है, बाथ लेने का मन कर रहा है, शावर लेने का मन कर रहा है, तो जाके वो शावर वगैरह लेके आ जाए। तो मुझे बताएं, एयरक्राफ्ट जो 20,000 फुट की ऊंचाई में उड़ रहा है और आप वहां जाके उसमें जाके आप यू आर टेकिंग द शावर, और वो भी मतलब शावर कैसा, विद द हॉट वाटर, मीन्स आपको इतनी सारी फैसिलिटी वहां मिल रही है, तो सर जी पैसे तो लगेंगे। तो कंपनी फिलहाल क्या कर रही है, बिजनेस क्लास में कंपनी कह रही है कि हमें ना इकोनॉमिक क्लास में भी जाना है, मीन्स नो फ्रिल, जो को भी हम अननेसेसरी सर्विस दे रहे हैं कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आपको हम एयरलाइंस की सर्विस देंगे और लो फेयर, जितना कम से कम फेयर हो सके। तो अब हम ना फिलहाल हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से बिजनेस क्लास की सर्विसेज, बट बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाले कितने लोग हैं? ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, इकोनॉमिक क्लास। तो ऐसे मार्केट को कवर करने के लिए हम एक सब्सिडरी बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको मतलब फोकस करेगी, ऐसे कस्टमर्स को जो कि लो फेयर में जाना पसंद करते हैं। आर यू गाइस गेटिंग? तो पहला तो इनका यह है कि क्या हमें ये सब्सिडरी बनानी चाहिए, अगर ये सब्सिडरी बन गई तो हम इसका केबिन स्टाफ कैसे रिक्रूट करना चाहिए, ठीक बात है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव डिसीजंस विल बी टेकन बाय द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर? ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, आपको पता होता है डियर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप या फिर कॉर्पोरेट, मिडिल या फिर बिजनेस या फिर डिविजनल, और फाइनली ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल। जो टॉप या फिर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता है या जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में फैसला लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के बारे में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मीन्स हमें ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे करना है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवेस्टमेंट करना है, किसी और एरिया में एंटर करना है, वगैरह वगैरह। इन्होंने जो फैसले ले लिए उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, मिडिल, बिजनेस या फिर डिविजनल लेवल। और डिविजनल लेवल वगैरह ने जो फैसले लिए उसको ऑपरेशनलाइज करने का काम किसका होता है, ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो लेट्स से कंपनी ने फैसला ले लिया कि हमें एक नई सब्सिडरी बनानी है, एक नई हमें सस्ती एयरलाइन कंपनी बनानी है। लेट्स से मुकेश अंबानी जी ने फैसला ले लिया, मुकेश अंबानी जी ने मान लीजिए फैसला ले लिया कि हमें जियो की ग्रोथ करनी है, तो हम चाहते हैं जियो का सब्सक्राइबर बेस बढ़े, तो हम चाहते हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, ठीक बात है। तो मुकेश अंबानी जी ने ये हमें कहा। तो अब मैं क्या मुकेश अंबानी जी से ये पूछूं कि साहब आपने ये तो बता दिया कि ग्रोथ करने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी चले, आप ये भी बता दें कि श्रीलंका की सरकार के कौन से विभाग से परमिशन लेनी है, नेपाल की सरकार के कौन से डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, और बांग्लादेश की सरकार के कौन से डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, कौन सा फॉर्म भर के देना है, कितने की फीस लगानी है, वगैरह वगैरह, हमें ये भी बता दें। क्या मुकेश अंबानी जी से आप ये बात, अगर मुकेश अंबानी ही को अगर ये बात बतानी होती तो आप उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू देयर इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग?
मुकेश अंबानी क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन का काम होता है डियर वो उनका नहीं होता। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने हमें कह दिया कि एक ऐसी सब्सिडरी बनाने के बारे में प्लान करें जो कि नो फ्रिल लो फेयर हो। अब इसका अब इसमें स्टाफ वगैरह कैसे रिक्रूट होगा, बाकी लोग कैसे आएंगे, ये तो इंप्लीमेंटेशन टीम का काम है। मतलब इस बात को अब कौन देखेगा? मिडिल बिजनेस या डिविजनल लेवल। तो मींस हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ कि एक मतलब कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर से पहला काम करेंगे, मींस ऑप्शन ओनली ए। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। आगे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है। ओके, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स फंक्शनल लेवल मैनेजर्स टेक decisions relating to human resource, purchasing, product development, customer service and so on. आता क्या भाई मेरे? Select the correct alternative. Both 1 and 2 truly explains features of function level managers. बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या था? मैं कुछ गलत तो नहीं समझ लिया? Only 1 truly explains features of function level manager. नहीं सर जी, 2 भी सही है। नहीं ये बात नहीं। तो फिर परेशानी सीए के साथ ये होती है कि अगर कोई आसान क्वेश्चन रहे तो हमें यकीन नहीं होता कि ये क्वेश्चन जो है वो हमने सही कर दिया। मतलब हालात ही हमारे ऐसे बन चुके होते हैं कि इतने अजीब अजीब सी चीजें देख के। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। गेट वेल सून लिमिटेड इज अ हेल्थ प्रोवाइडर एंड हैज ओनली लार्ज एज ऑफ टाउन हॉस्पिटल्स। अच्छा, इन्होंने कहा कि साहब हम ना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो हम काम करते हैं ना, हमने ना बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना के रखे हुए हैं। It is considering setting up additional small city centers, clinics capable of treating less serious day cases. इन्होंने कहा कि अब हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बनाए जाएं जहां पे ना हम ना जो लेस सीरियस केसेस हैं उन पेशेंट्स को डील करें। जैसे अगर आप दिल्ली के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो दिल्ली में जी केजरीवाल साहब ने ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक बनाने का पर्पस उनका बस ये है कि लेट्स से किसी को अगर छोटे मोटे कुछ अगर इश्यूज हैं, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, पैर में दर्द हो गया वगैरह, तो फिर वो दिल्ली के बड़े बड़े मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ना जाए, वो अपने घर के बगल में, अपने ये गली के अगल बगल में जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां जाके अपना इलाज करवा ले। पर्पस क्या है? एक्सपेंशन। पर्पस क्या है? एक्सपेंशन। कैसे एक्सपेंशन? अभी वो पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल की लंबाई चौड़ाई देख के इस वजह से एंटर नहीं करता कि यार पता चला कि मतलब क्योंकि फीस वगैरह बहुत ज्यादा होगी, उनको हम अपने छोटे छोटे क्लिनिक्स में लेकर आए। मींस ऐसे पेशेंट जो फिलहाल हमारे लिए पेशेंट्स नहीं है, जो फिलहाल हमारे लिए क्लाइंट्स नहीं है, वो भी हमारे क्लाइंट बन जाए। यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? मींस इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। ठीक बात है। तो सवाल बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, प्लीज ध्यान देंगे साहब, यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन हो गया। और फॉर्मुलेशन क्या था? फॉर्मुलेशन ये था कि अब हम ना मोहल्ला क्लिनिक टाइप जो है वो छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बनाएंगे। और फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना के काम कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और हमें छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बनाने चाहिए। तो सवाल बनता है कि हमने फॉर्मुलेशन तो कर लिया, तो मुझे बताएं ना, मैं बैठ गया, मैं कंपनी का सीईओ, मैंने साथ में मतलब एमडी साहब को भी बैठा दिया, एसी चल रहा था, कुछ खाने पीने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया और हमने ये पेपर में इस प्लान को फॉर्मुलेट कर लिया कि अब हमें ना छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बनाने चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि क्या शहर के अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग शहरों में हमारे ये क्लिनिक बन गए? या सर जी जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक क्लिनिक कहां से बनेगा? बट ऑब्वियस सी बात है सर, जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक क्लिनिक कहां से बनेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन। तो सवाल बनता है कि क्वेश्चन ये कहता है इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या आएगा? अक्वायरिंग एंड फिटिंग आउट क्लिनिक, क्या क्लिनिक के लिए जगह वगैरह अक्वायर करनी पड़ेगी? हाँ सर, क्लिनिक के लिए जगह वगैरह अक्वायर करने के बाद क्लिनिक बनाना पड़ेगा। हाँ, में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह वो लगाने पड़ेंगे। हाँ, जब तक ये नहीं करोगे क्या क्लिनिक का प्लान इंप्लीमेंट हो पाएगा? नहीं सर। ओके, क्या स्टाफ हायर करने पड़ेंगे या जो एक्स्ट्रा स्टाफ आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा स्टाफ जो अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में, बड़े वाले हॉस्पिटल में, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा? इन एनी केस उन क्लिनिक के अंदर स्टाफ होना चाहिए। हाँ सर। मुझे बताया ना, अगर आपने क्लिनिक एक्वायर नहीं किया, स्टाफ ही नहीं है, क्या वो प्लान इंप्लीमेंट हो पाएगा? कभी नहीं। पब्लिसिटी, क्या पब्लिसिटी करनी पड़ेगी? हाँ सर। आप तो डियर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, उसकी तो पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। हमारे केजरीवाल साहब ने तो मोहल्ला क्लिनिक की पब्लिसिटी में पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए थे। एनीहाउ, liaison with general practitioner and the main hospitals।
तो आपको जो है वो बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट को रेफरल वगैरह किया जा सके। जब तक आप ये सारे के सारे काम नहीं करते तब तक क्या आप इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे? नहीं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंप्लीमेंटेशन। मुझे बताएं ना, क्या बिना क्लिनिक की जगह वगैरह एक्वायर की इंप्लीमेंटेशन होगा? नहीं सर। मींस पहले काम को भी करने के लिए, मतलब पहला काम अगर आप करेंगे तो ही मतलब इंप्लीमेंटेशन होगा। स्टाफ हायर करने पड़ेंगे, हाँ सर। मींस पहला भी, दूसरा भी, तीसरा पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, और चौथा लेसन भी करना पड़ेगा। ओके, सारे ही करने पड़ेंगे। ओके चलिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी। मींस आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे इंप्लीमेंटेशन के फेज में, सारे काम करने पड़ेंगे इंप्लीमेंटेशन के फेज में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, कस्टमर एंड कंज्यूमर इज ऑलवेज द सेम पर्सन। कस्टमर एंड कंज्यूमर, ये ध्यान दीजिएगा, कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो आपको पैसे देके आपसे गुड्स खरीद के लेके चला जाता है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो उन गुड्स का अल्टीमेट इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मिस्टर ए ने अपने सन के लिए कोई लैपटॉप खरीदा, तो जो कंपनी लैपटॉप सेल कर रही है उस कंपनी के लिए जो कस्टमर, वो तो मिस्टर ए है, बट अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? उनका सन। तो कस्टमर और कंज्यूमर ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। जो कस्टमर है हो सकता है कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर ना हो, एनी हाउ, बट हमें ऐसा कंपनी से क्या लेना देना? हमें ऐसा कंपनी से लेना देना डियर होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को फिर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट डिमांड कौन कर रहा होता है? कंज्यूमर। क्योंकि उस कंज्यूमर ने ही तो उस कस्टमर को फोर्स किया कि पिताजी जाएं कंप्यूटर खरीद के लाके दें, और कौन से ब्रांड का? एचपी का, डेल का। यू गाइस गेटिंग? तो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट को जो कंज्यूम करता है दैट पर्सन इज कंज्यूमर, और हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? उस कंज्यूमर पे, क्योंकि कंज्यूमर ही तो कस्टमर को मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, फोर्स करेगा, और वो व्यक्ति उसके लिए जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करेगा। यू गाइस गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। ट्रू, तो ये बात तो डियर गलत है। कस्टमर में और मे नॉट बी द कंज्यूमर, बात तो है। एनवायरमेंटल स्टडीज ऑप्शनल, नहीं सर जी, ऑप्शनल तो छोड़ दें। कंपलसरी एनवायरमेंट की स्टडी करके कंपनीज जो है वो फेल हो रही हैं, तो ऑप्शनल में तो फिर पता नहीं क्या हालात होंगे। माइक्रो एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, ये भी कह सकते हैं, बट हमारे लिए जो सबसे जो सही जो ऑप्शन है वो है हमारे लिए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कस्टमर मे और मे नॉट बी दी। आगे बढ़ते हैं। द निश स्ट्रेटेजी इज बेस्ट वे टू एंटर। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? एक छोटा मार्केट या एक बड़ा मार्केट? निश स्ट्रेटेजी से मैं एक छोटे मार्केट को टारगेट करता हूं या मैं एक बड़े मार्केट को टारगेट करता हूं? सर, निश स्ट्रेटेजी से आप एक छोटे मार्केट को टारगेट करते हैं, स्मॉल मार्केट, वेरी स्पेसिफिक मार्केट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यदि मार्केट बिल्कुल नया है और हम ही वहां पहले पहुंच गए, एक मार्केट बिल्कुल नया है, अभी तक और कोई उसमें एंटर ही नहीं हुआ, हम ही बिल्कुल पहली बार वहां पहुंच गए, तो समझदारी दिखाते हुए हमें उस मार्केट का एक छोटा हिस्सा टारगेट करना चाहिए। या सर जी, पहला व्यक्ति आप ही हैं, जितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर हो सकता है कर लो। मुझे बताया ना क्या करना चाहिए। अगर एक नया मार्केट है जहां आज से पहले कोई नहीं गया, आज से पहले किसी ने जिसके बारे में हो सकता है कि ना सोचा हो, तो हमें ऐसे सिचुएशन में ऐसे मार्केट के एक छोटे से हिस्से को कैप्चर करके खुश हो जाना चाहिए। या ये तो हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी कि साहब जब पूरा मार्केट आप कैप्चर कर सकते थे, आपने एक छोटे से ही हिस्से को आपने मतलब यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। क्या करना चाहिए? नहीं सर, जब मार्केट नया मार्केट होगा तब तो हम एक लार्ज उस समय तो हम एक लार्ज सेगमेंट को कवर करेंगे। व्हाई वुड वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ विद जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट? आर यू गाइस गेटिंग? इसी तरीके से यार, जब मार्केट ग्रो कर रहा होता है, मार्केट ग्रो तब करता है जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आगे होते हैं, बट स्टिल मार्केट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में अभी भी जान है, मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है। तो अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो उस ग्रोइंग वाले पाथ में हम भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में क्यों रखें, हम भी एक बड़ा मार्केट कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, एक ग्रोइंग मार्केट को कैप्चर करने में ज्यादा मेहनत होती है कंपेयर टू अ न्यू मार्केट, बिकॉज न्यू मार्केट में कॉम्पिटिटर बिल्कुल नहीं होता। मार्केट के जब ग्रोइंग वाले फेज में जब आता है मार्केट, तो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी
ऑलरेडी आ चुका होता है, तो आपको कॉम्पिटिटर से डील करना पड़ेगा, बट स्टिल आप डील कर लेंगे क्योंकि मार्केट में ग्रोथ है। मार्केट में ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब नए कस्टमर्स मार्केट में आ रहे हैं। प्लीज ध्यान देंगे, नए कस्टमर्स मार्केट में आ रहे हैं और नए कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है ऐसे कस्टमर्स को आकर्षित करने के मुकाबले जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे ब्रांड के कस्टमर बन चुके हैं। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? किया कंपनी ने कहा कि उनके ज्यादातर क्लाइंट वो हैं जिन्होंने पहली गाड़ी परचेज की है, मतलब नया कस्टमर। मारुति कहती है उनके ज्यादातर क्लाइंट वो हैं जिन्होंने रिपीटेटिव कार परचेज करनी होती। तो डियर, अगर लेट से नया ये कस्टमर मार्केट में नहीं आता, हम ये कहते हैं कि भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में नया कस्टमर नहीं आता, मींस ऑलरेडी जिसने गाड़ी परचेज कर ली वही व्यक्ति मार्केट में जाके नई कार परचेज करता है, तो क्या वो कभी भी किया के पास जाता? नहीं। उसको लगता है कि यार क्यों एक नया ब्रांड ट्राई करना, उस ब्रांड से ज्यादा हम एक ऐसे ब्रांड के पास चले जाओ जिसको हमने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। तो किया जैसी कंपनी, तो इसलिए डियर किया जैसी कंपनी भारत में क्यों एंटर कर पा रही है? बिकॉज नया कस्टमर मार्केट में आ रहा है। यू गाइस गेटिंग? तो ग्रोइंग मार्केट में भी हम एक लार्ज सेगमेंट को ही टारगेट करते हैं। मार्केट जब मैच्योर्ड हो गया डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। जितने भी कस्टमर हैं, हर किसी ने अपना अपना ब्रांड चूज कर लिया। अब एक नए कंपनी के लिए मैच्योर्ड मार्केट में एंटर करके एक बड़ा मार्केट शेयर हासिल करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, वो बस इतना कर सकती है कि इस मैच्योर्ड मार्केट में कोई ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई करे जो अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड से खुश ना हो और उस सेगमेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना के सेल कर दे और वो मार्केट कैप्चर कर ले, मींस निश मार्केट। मतलब समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह से हम कह सकते हैं डियर 90% मार्केट कैप्चर कर लिया। तो आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं लेकर आता हूं मार्केट में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक बड़ा मार्केट कैप्चर करना। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, मैं उसमें से किसी ऐसे मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसकी जरूरतों के हिसाब से मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो क्या पता फिर वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को छोड़ के मेरा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए और 100% उनकी नीड्स के हिसाब से एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता हूं जो कि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत हेल्प करेगा उनकी प्रैक्टिस में। तो एक बात बताऊं ना सर जी, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं? 50,000, 60,000। तो आप तो एक बहुत छोटे मार्केट की बात कर रहे हो, एक बड़े मार्केट की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि डियर उस बड़े मार्केट में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट कई साल से बैठा हुआ है, मैं वहां पे जा ही नहीं सकता। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, एक छोटे मार्केट को अब फोकस कर सकता हूं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आके मैं उस मार्केट को कैप्चर कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट हैज ऑलरेडी बिकम मैच्योर्ड। हाँ, अगर मैं पहला व्यक्ति होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचता, जैसे बिल गेट्स साहब ने सोचा था, तो बिल गेट्स साहब ने जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचा था उस समय डियर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में एज सच कोई नहीं था। तो उस समय उनको क्या करना चाहिए था, छोटे मार्केट को लेके खुश हो जाना चाहिए था, या उनको लार्जेस्ट पॉसिबल मार्केट कैप्चर करना चाहिए था। तो सर ये तो बेवकूफी वाली बात होती ना कि अगर बिल गेट्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचा और वो एक छोटे मार्केट को लेके खुश हो जाते, उनको तो सबसे बड़ा मार्केट किसी तरीके से हो सके उनको तो उस मार्केट को कैप्चर करना चाहिए था। उन्होंने वही किया और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। आई यू गाइस गेटिंग? हम ये कहना चाह रहे हैं कि निश मार्केट को डियर, या जब मैच्योर हो चुका होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए हमें निश स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ता है। अदरवाइज डियर कौन कम वक्त चाहता है एक छोटे मार्केट में काम करना? हम तो छोटे मार्केट में काम इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ा मार्केट हम एंटर कर नहीं सकते। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? तो चलें फिर ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते। इसमें डियर कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी हैं, तो हमने आपके साथ ऑलरेडी केस स्टडी के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में। डियर हमने यूट्यूब में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जाके उनको देखा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। जनरल पब्लिक इज डिसर्निंग फ्रॉम बाइंग एयर कंडीशनिंग यूनिट्स बेस्ड ऑन हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस रिगार्डिंग इमरजेंस ऑफ कंटेजियस वायरल पेंडेमिक। अब डियर इंस्टीट्यूट जो वो बड़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रहा है। जैसे कि डियर अभी जो कोविड वाला जो इशू आया था, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि एसी चलाने से वायरस फैलता है, तो इसलिए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा एसी को लेकर थोड़ा सा दे हैव बिकम
कॉशियस, और इससे एसी की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो गई। ठीक बात है। Consequently, Nebula Private Limited, a manufacturer of evaporation coil used in air conditioning units, has faced significant losses in working capital due to sharp fall in demand. तो कहते हैं साहब एक कंपनी है, उसका नाम है नेबुला प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एसी में इस्तेमाल होने वाले एक प्रोडक्ट को बनाती है। बट अगर एसी ही नहीं बिक रहा तो आपका फिर प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? इनकी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई और उनको वर्किंग कैपिटल तक का इनको जो है वो मतलब इशू आ गया और ये वर्किंग कैपिटल तक अपना मैनेज नहीं कर पा रहे। द कंपनी कंडक्टेड फाइनेंशियल असेसमेंट एंड डेवलप्ड अ वर्केबल एक्शन प्लान बेस्ड ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। उन्होंने कहा कि सर जी अब तो ये स्थिति आ गई कि हम अपने डे टू डे खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी कैसे चलाएंगे, एक्सपेंशन कैसे करेंगे, स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे, बिल्स वगैरह पे नहीं कर पा रहे, हमने जो रॉ मटेरियल वगैरह अपने सप्लायर से खरीदा उसका हम टाइम से उनको पे नहीं कर पा रहे, तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो कंपनी ने एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से एक वर्केबल एक्शन प्लान बनाया। पर अभी के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी प्लान बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है वो स्क्रैप को बेच देंगे। अच्छा, एसेट्स को लिक्विडेट कर देंगे, ओवरहेड के खर्चे कम कर देंगे। चले, तो इन्होंने फिलहाल ये प्लान किया है कि जो भी हमारे पास अननेसेसरी स्क्रैप वगैरह उसको हम सेल ऑफ कर देंगे ताकि हमारे पास कैश आए, लिक्विडिटी क्राइसिस में जो हम फंस गए हैं वो हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस दूर हो सके। एसेट्स को, इवन एसेट्स, वो एसेट्स जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स नहीं है, उनको हम वी विल सेल ऑफ एंड हम अपने ओवरहेड के खर्चे घटाएंगे ताकि हम अपनी वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन जो भी बहुत खराब हो गई है उसे हम किसी तरीके से इंप्रूव कर सकें। आगे क्या है कहते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑप्टेड बाय मेजर्स नेबुला प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, ध्यान दीजिएगा डियर। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग स्क्रैप, एसेट लिक्विडेशन, ओवरहेड कॉस्ट रिडक्शन। और ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है और हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, वाई वी आर फोर्स्ड टू डू सो? क्योंकि दोस्तों हमारे पास वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस है, मीन्स हम बहुत बड़े लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस गए हैं और फ्यूचर में हमें हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इमीडिएट स्टेप्स न लें और इमीडिएटली अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल पोजीशन को बेहतर न करें, आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। मीन्स या तो पूरी कंपनी का ही लिक्विडेशन करना पड़ सकता है या इस वाले बिजनेस का डाइवेस्टमेंट करना पड़ सकता है। किसी को बात समझ आई? प्लीज मेरी बात पर ध्यान। हमने कहा कि आपके पास यू आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल क्राइसिस की वजह से आपके पास लिक्विडिटी का इशू आ गया, और अगर यही हालात रहे तो फिर आपको अपने इस पूरे के पूरे बिजनेस का डाइवेस्टमेंट करना पड़ सकता है। और डाइवेस्टमेंट से अगर बात आगे बढ़ गई थोड़ी सी तो पूरा बिजनेस ही लिक्विडेट करके वापस से घर जाना पड़ सकता है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो डियर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम स्क्रैप बेच रहे हैं, अननेसेसरी एसेट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं, ओवरहेड के खर्चे घटा रहे हैं, ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल सिचुएशन इंप्रूव हो, हमें डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में ना जाना पड़े और हम अपने आप को दोबारा से टर्न अराउंड कर सकें और जो हम लॉसेस में चले गए दोबारा से प्रॉफिट की तरफ जा सकें। किसी को बात समझ आई? तो डियर, बेसिकली यहाँ कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इज प्लानिंग टू डू द टर्न अराउंड। सर ये एक्सपेंशन नहीं होगा, मुझे बताइए कौन से एंगल से एक्सपेंशन है? आप अपने एसेट्स सेल कर रहे हैं, ओवरहेड्स के खर्चे घटा रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं, तो ये क्या मैं इसे एक्सपेंशन का नाम दे दूं? कुछ भी बेचना, कुछ भी सेल ऑफ करना तो डियर रिट्रेंचमेंट कहलाता है। सर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी कैसे? अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे चल रहा होता वैसे ही चलने देते, तब ये स्टेबिलिटी होता। बट यहां तो आप चीजों को सेल ऑफ कर रहे हैं। कुछ भी बेच देना डियर रिट्रेंचमेंट कहलाता है। रिट्रेंचमेंट के 3 रास्ते होते हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। बट यहां पे अभी तक हम कहां पे स्टैंड हैं? टर्न अराउंड में। अगर टर्न अराउंड से हमारे हालात सुधर गए तो हमें डाइवेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना, फिर हम लिक्विडेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर टर्न अराउंड में हम फेल हो गए तो हमें फिर डाइवेस्टमेंट में की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर ये हमारा इकलौता ही बिजनेस है जिसको अगर हम डाइवेस्ट कर दें, इसका मतलब हमारा तो हो गया डियर खेल खत्म और हम लिक्विडेट हो गए। एनी हाउ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना है और उसके एक्शन प्लान को बताना है। अ ग्वालियर बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैज एंटर्ड इनटू एन एक्सक्लूसिव रिटेल डील विद एन इटालियन कंपनी सेलिंग फैंटेसी 3D अ होलोग्राम LED फैन। अजीब सी नाम है।
उन्होंने कहा कि साहब एक हमारे देश में एक विक्की वर्मा है जो कि ग्वालियर बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने एक इटालियन कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट किया। उस अग्रीमेंट में क्या था कि वो जो इटालियन कंपनी है वो ऐसे फैन बनाती है जो कि बेसिकली एलईडी वाले फैन है और उसमें होलोग्राम एलईडी फैन है। मतलब होलोग्राम एलईडी फैन का मतलब हुआ कि आप उस एलईडी के थ्रू कुछ इमेज वगैरह जो है या कुछ मतलब चीज़ों को आप मतलब यू कैन शो, मीन्स फैन चल रहा होगा और उस फैन में कुछ इमेज वगैरह कुछ है वो मतलब अपीयर हो सकती है। ठीक है, ओके आगे लिखा हुआ है विच इज बीइंग यूज्ड फॉर ओके एडवर्टाइजिंग एट पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, उन्होंने कहा है कि उस फैन के थ्रू आप ना अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। मीन्स लोगों को उस फैन से ठंडी हवा भी मिलती रहेगी और साथ में लोग जो हैं वो आपके एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जो फैन है वो इस तरीके की एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करता है कि वो किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट को वहां पे शो कर सकता है। You guys getting? तो आप क्या कर सकते हैं, उन पंखों को पब्लिक प्लेसेस में लगवा सकते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, मिस्टर वर्मा प्रोक्योर्ड अ टोटल 500 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड पेड अपफ्रंट एज पर द सेलर्स पॉलिसी। इन्होंने ऐसे 500 फैंस का ऑर्डर दे दिया और इनको अपफ्रंट वो पैसे देने पड़े, क्योंकि जो इटालियन कंपनी थी उसकी पॉलिसी ये है कि सर जी आप उसे जब भी सेल करें हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो अभी पैसे चाहिए। This resulted in blocking of his working capital significantly and the shipment is expected in a month। उन्होंने कहा कि साहब अभी हमारे पास से कैश चला गया, हमारा वर्किंग कैपिटल तो पूरी तरीके से बंद हो गया और जो मतलब शिपमेंट है वो 1 महीने के बाद आने वाली है। मीन्स आपका वर्किंग कैपिटल आपसे बहुत हद तक आपका कम हो गया और जो शिपमेंट है वो 1 महीने के बाद आने वाली है। मीन्स हम थोड़े से ट्रबल में फंस गए। आगे आते हैं, मीनवाइल ही continued efforts of establishing relations with the marketing heads of corporates resulted in a series of meetings where he demonstrated his specialist product knowledge by changing the hologram images to personalize basis specification of the customer। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब इनके पैसे तो ब्लॉक हो गए और जो प्रोडक्ट आना वो 1 महीने के बाद आना है। बट सर ये प्रोडक्ट तो 1 महीने के बाद आ जाएगा, इसके पहले मार्केट तो बनाओ, प्रमोशन तो करो। तो प्रमोशन का इन्होंने क्या रास्ता निकाला, ये खुद ही इन्होंने मार्केटिंग हेड, जो बड़ी बड़ी कंपनीज की जो मार्केटिंग हेड है उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मीटिंग अरेंज की और उस वाले मीटिंग में वो उन फैंस के बारे में लोगों को जानकारी देते, उसका डेमो वगैरह देते। और अब मुझे एक बात बताएं, अगर लेट्स से मैं मारुति कंपनी हूं तो मैं तो चाहूंगा कि अगर मैं आपसे ऐसे फैन परचेज करता हूं तो मैं अपने प्रोडक्ट के इमेजेस को उन फैंस के थ्रू शो करूं। सही बात है। अगर मैं आईटीसी हूं तो मैं अपने प्रोडक्ट के इमेजेस को उन फैंस के थ्रू शो करूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन फैंस में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें जो होलोग्राम वगैरह वो चेंज हो सके। हाँ सर, तो ये सेम चीज मिस्टर विक्की वर्मा ने उन मार्केटिंग हेड्स के मैनेजर्स को शो की। तो अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, he demonstrated his specialized product knowledge by changing the hologram images to personalize basis specification of the customers। तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने उनको उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के होलोग्राम में चेंज करके दिखा दिया कि सर आप अपने इमेजेस को इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं। आगे आते हैं, The management of a big automotive company was impressed with the quality and adaptability of the product and awarded a contract of 125 units to be displayed in the automaker's showroom। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मैनेजर जो हैं उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने 125 ऐसे फैंस का ऑर्डर हमें दे दिया और जो कि उनके अलग अलग शोरूम्स में जाके इस्तेमाल होंगे। चले, यहाँ तक तो बात सही है। क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी adopted by मिस्टर वर्मा। क्वेश्चन इज सेइंग कि बताएं साहब मिस्टर वर्मा ने कौन सी प्रोडक्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की इस वाले सिचुएशन में। अगर आपको डियर याद हो थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 6 फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में एक आपने पढ़ा था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वहां पे आपने देखा था मार्केटिंग मिक्स, और 4 मार्केटिंग मिक्स होते थे। क्या क्या, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, ऐसी डियर काफी टाइम हो गया। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और प्रमोशन 4 तरीके से हो सकता था, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन।
पर्सनल सेलिंग प्रमोशन का वो तरीका है जहां पे आप या आपके सेल्स पर्सोनल खुद से 1-to-1 क्लाइंट को या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को प्रोडक्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताते हैं। जैसे कि हम शोरूम्स वगैरह में देखते हैं, अगर आप किसी ऑटोमोबाइल के शोरूम में जाते हैं तो वहां पे एक शोरूम का स्टाफ होता है जो कि आपके साथ साथ उस समय तक रहता है जब तक आप किसी कार को आप जब तक फाइनलाइज ना कर दें, वो आपको उस कार की खूबियों के बारे में बताता ही रहता है कि सर इसमें ये है, इसमें वो है। पर्सनल सेलिंग वो प्रक्रिया होती है जहां पे हम पर्सनलाइज्ड 1-to-1 बेसिस पे क्लाइंट को प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। एडवर्टाइजिंग वो मैकेनिज्म होता है जहां हम 1-to-1 इन मतलब चीजों को नहीं बताते, हमने उस प्रोडक्ट के रिगार्ड्स में एड वगैरह बनाए होते हैं, उसको हम टीवी पे रन कर दें, न्यूज़पेपर वगैरह में छपवा दें। पब्लिसिटी वो मैकेनिज्म होता है जहां हम कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं खुद से वॉलंटरली। और सेल्स प्रमोशन हर वो तरीका होता है जो इन तीनों में कवर्ड नहीं है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं डियर, जो मिस्टर वर्मा है वो खुद से बेचारे हर एक मार्केटिंग हेड से मिलते हैं, उनको खुद से डेमो देते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग फॉर प्रमोशन। तो मिस्टर वर्मा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। आगे आते हैं डियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। डेल्टा इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिजनेस। मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिजनेस में है। मतलब ये आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना के मार्केट में सेल करते हैं। Previous year, the organization had successfully integrated an artificial intelligence tool named Zeus into the existing ERP system. क्योंकि एक बड़ा बिजनेस है, उसको चलाने के लिए ERP सिस्टम है इनके पास, तो इन्होंने ERP सिस्टम में एक AI क्लाइंट इंटीग्रेट कर दिया जिसका नाम है Zeus. The AI tool using deep learning algorithm technique provides a digital leap transformation in various business processes and operation. क्योंकि उस AI में क्या लगा हुआ है डीप लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग फैसिलिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है, तो उसने हमारे बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमारे अलग अलग प्रोसेसेस और ऑपरेशंस को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। और बहुत महत्वपूर्ण, इट हैज सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड द रोल प्लेड बाय स्पेशलिस्ट मैनेजर्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। इन्होंने मिडिल लेवल के मैनेजर्स जो कि स्पेशलिस्ट रोल प्ले करते थे, उनके काम को रिप्लेस कर दिया। अब स्पेशलिस्ट मैनेजर की जगह ये सारा का सारा कुछ कौन मतलब परफॉर्म कर रहा है, हमारा जूस जो कि हमारा एआई टूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट अब कंपनी में कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी जगह उनके फीचर्स अब किसने परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं, आईटी टूल्स ने, सॉफ्टवेयर ने। आई यू गाइस गेटिंग? ओके, आते हैं। दिस टेक्नोलॉजिकल टूल इन एडिशन टू सेविंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट बाय रिप्लेसिंग मेनी टास्क ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट हैज आल्सो सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन फास्टर डिसीजन मेकिंग। आगे आते हैं। The skilled mid-level managers now perform cross-functional duties. Which type of organizational structure is the company transitioning into? मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है डियर, वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज द टॉप लेवल, दिस इज द मिडिल लेवल एंड दिस इज द बॉटम लेवल। और जैसे जैसे आईटी टूल्स आते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा यदि किसी के काम में खतरा उत्पन्न हुआ है तो वो है हमारे डियर मिडिल लेवल। टॉप लेवल क्यों नहीं? क्योंकि डियर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी तो अभी भी टॉप लेवल को ही करनी है। सर बॉटम लेवल क्यों नहीं? ऐसा नहीं डियर कि बॉटम लेवल के काम को इससे कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ, बट सबसे ज्यादा जो इसको हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट ब्लो हैज बीन सफर्ड बाय द मिडिल लेवल। इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि जो आईटी टूल्स हैं वो मिडिल लेवल के द्वारा किए जाने वाले काम को कम करते जा रहे हैं, श्रिंक करते जा रहे हैं। और पहले अगर हमें इतने मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो डियर अब इतने ही, और तो अब इसमें से इतना जो काम है वो आईटी टूल्स परफॉर्म कर देते हैं। मींस अब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ देखने में ऐसा लगेगा, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा लगेगा। मींस हमारा ये जो मिडिल लेवल होता था वो श्रिंक होके इतना छोटा मिडिल लेवल रह गया, क्योंकि इस वाले लेवल में किए जाने वाले ज्यादातर काम अब कौन परफॉर्म कर रहा है? आईटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर किसी को याद हो, इसको हम क्या नाम देते थे?
आवर ग्लास। और आवर ग्लास स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्टेंस में आता था? क्योंकि आईटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की वजह से मिडिल लेवल द्वारा किए जाने वाले कामों को अब हम किसके द्वारा कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आईटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आवर ग्लास स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या था कि सर जी एक तो मिडिल लेवल हमारा कम हो जाएगा, कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी। दूसरा, मिडिल लेवल कम हो जाने की वजह से हमारे टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में डायरेक्ट लिंक बन गया, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। डिसएडवांटेज क्या है? मिडिल लेवल छोटा हो गया, मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए मोटिवेशन कम हो गई और ऑपरेशनल लेवल लोगों के लिए ऊपर जाने की, हायरार्की में ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई। तो डियर इनसे का जो मोटिवेशन लेवल है, जो मोरल है, वो डाउन हो जाता है। और खास बात है, आवर ग्लास स्ट्रक्चर के पहले जब हमें मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो हमें स्पेशलिस्ट मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। बट आवर ग्लास स्ट्रक्चर के आने के बाद अब हमें स्पेशलिस्ट मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फील्ड में काम कर सकें, क्योंकि आपके काम को तो अब हम आईटी टूल्स की मदद से कर रहे हैं। अब आपको क्या बनना पड़ेगा? क्रॉस फंक्शनलिस्ट। मींस आपको जो भी काम दिया जाए आप वो काम कर लें। तो सर समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पहले क्या होता था, पहले लेट्स से हमारे पास मिस्टर ए जो कि सॉफ्टवेयर के कोड्स को वेरीफाई कर सकते थे कि इन कोड्स में कोई बग तो नहीं है, और ये इसी फील्ड में स्पेशलिस्ट थे। मिस्टर ए सॉफ्टवेयर, जो भी आपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग की होती थी, उनके कोड को वेरीफाई करते थे कि इसमें कोई बग तो नहीं है। अब मुझे बताएं, अब अगर हम इस वाले काम को सॉफ्टवेयर की मदद से अब हम इस वाले काम को किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहे हैं कि कोई और सॉफ्टवेयर, अब हमने जो सॉफ्टवेयर कोड किया उसके बग और एरर को वेरीफाई कर दे, तो मिस्टर ए फिर क्या हमारे लिए रेलेवेंट है? नहीं। मिस्टर ए अगर ये बोलें कि साहब हमें तो इसके अलावा कोई काम नहीं आता, तो ठीक है सर जी, फिर आप घर चले जाएं। अब मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? मिस्टर बोलेंगे ठीक है सर जी, आप हमें ये काम, अगर लेट से अब ये काम अगर हमारे लिए नहीं रहा तो हम एक काम करते हैं, हम फाइनेंस मैनेज कर लेते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स देख लेते हैं, हम मार्केटिंग देख लेते हैं। मींस मिस्टर ए को अब क्या बनना पड़ेगा? क्रॉस फंक्शनल। पहले ये क्या थे? स्पेशलिस्ट। अब इनको क्या बनना पड़ेगा? क्रॉस फंक्शनल। आई होप आपने ये बातें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। टुडे हमने आपके साथ आरटीपी देखा फॉर द नवंबर 2020 एग्जाम्स। तो फिर अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सबको बाय बाय।